जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्वेश्चन उसी को लिया गया है जो आपका एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, यदि आप सेशनल एग्जाम यानी सेशनल थर्ड देने जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप एनुअल देने जाते हैं तो आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ये जो जर्नी स्टार्ट की गई है, ठीक, ये थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाएगा और जल्द ही क्या कर दिया जाएगा, सेकेंड ईयर का आपका 2 साल का पेपर सोल्यूशन 2022 और 2023 का पेपर सोल्यूशन, और हर एक सब्जेक्ट के लिए सुपर 30 क्वेश्चन, मतलब जो सुपर 25 क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे उसी तरह से आपको सुपर 35 क्वेश्चन, मतलब 30 ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे जो हर साल क्या करेंगे, रिपीट किए जाएंगे, उसी को उसमें कंसीडर किया जाने वाला है। तो ये जर्नी स्टार्ट की गई है। अब यहाँ से आप जुड़ जाएंगे केवल 1 से 1.5 महीना, मान लेते जून के लास्ट में आपका एग्जाम होता है, तो आपके पास अभी मई है, ठीक, मिड मई मतलब 15 मई हो गई, ठीक है, तो पहले 20 मई है, 20 मई से मान लेते हैं 10 दिन ये और उसमें 30 दिन, टोटल 40 दिन है। तो 40 दिन में आप क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छे से कर सकते हैं यदि पढ़े नहीं कुछ भी तब भी, क्योंकि इधर जितना भी वीडियो आएगा सेकेंड ईयर का वो ऐसी तैसी नहीं, जो हर साल पूछा जाता है उसी को हम लेकर आने वाले हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसके पहले हम हॉस्पिटल का कम्युनिटी फार्मेसी का डिटेल में करा चुके हैं। ये आपका फार्माकोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ विथ सॉल्यूशन एकदम इजी से इजी तरीके से करने की हमारी कोशिश बनी रही है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी इधर बनेगा क्योंकि देखिए टाइम से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कितना भी लगे मगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिखाते हैं उसका विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया था क्या, पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया इन डाईयूरेटिक यानी क्वेश्चन में जो दिया गया था, कह दिया था डिफाइन डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक को क्या कर देना, आपको डिफाइन करना है और इसका क्लासिफिकेशन, इसका क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है उसे बताना पड़ेगा, फिर उसे यानी देखिए इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन और इसका डोज, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्चुअल में डाईयूरेटिक क्या होता है, इस टर्म को समझिए। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे डाईयूरेटिक, पढ़े हैं कि नहीं, तो उसमें डाईयूरेटिक क्या होता है, एक ऐसी दवा होती है जब आपकी पेशाब रुक रुक कर आती है तो आपको एक ऐसी दवा दी जाती है जिससे हमारा यूरिनेशन मतलब जो पेशाब की, ठीक है, वो पेशाब क्या होता है तेजी से बाहर निकलने लगता, उसी ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। दोबारा सुनिए, जब हमारा पेशाब यानी यूरिन फ्लो क्या होता है किसी कारण से, नहीं तो कहते करक पकड़ लिया, ये सही से पेशाब इनका नहीं हो रहा बट रुक रुक के हो रहा, तो उस कंडीशन में यदि किसी पर्सन को डाईयूरेटिक दिया जाता है तो उसका जो यूरिन का फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा तेज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक बोलते हैं। अब डिफिनेशन समझते हैं क्या लिखा तुम्हारे पास डिफिनेशन, ए डाईयूरेटिक इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट द यानी क्या डाईयूरेसिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, मतलब क्या करेगा, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा उससे वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जिससे हमारा जो यूरिन रहेगा वाटर में जल्दी से मिक्स होगा, वो क्या करेगा, फ्लो को तेज करा देगा। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसी दवा, सुनिए दोबारा, ऐसी दवा जो हमारी यूरिनेशन के फ्लो को तेज कर देते हैं उसे को हम डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। ठीक, तो हमने डिफाइन कर दिया। अब आते हैं किस पे, क्लासिफिकेशन पे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये क्लासिफिकेशन है। तो डाईयूरेटिक ऐसे आप हेडिंग डालिएगा और यहां से आप क्या करिएगा, ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, लूप डाईयूरेटिक, जिसे हम क्या, लूप डाईयूरेटिक, थायाजाइड और वीक डाईयूरेटिक, यानी 3 डाईयूरेटिक आपकी क्लासिफिकेशन किया गया। दोबारा सुनिए, क्या बोला जाता है, लूप डाईयूरेटिक, थायाजाइड बोला जाता और वीक डाईयूरेटिक बोला जाता। अब 1-2 एग्जांपल, आप इतना एग्जांपल नहीं याद रखते हैं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का ना भाई, केवल पेंशन लेने का, टेंशन जिंदगी में नहीं लेते हैं। ठीक है, केवल सफिशिएंट 1-2 एग्जांपल याद रहेगा, काम अपना बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपन लूप डायूरेटिक जिसे हम क्या बोलते हैं, हाई यानी इफिकेसी बोला जाता है, इसे मीडियम इफिकेसी बोला जाता है, इसे लो इफिकेसी बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ लूप डायूरेटिक में एग्जांपल क्या होगा, फ्रुसामाइड हो गया, ब्यूमेटा, ठीक, ब्यूमेटानाइड हो गया, टोरसामाइड हो गया। केवल आपको 2 एग्जांपल, 1 या 2 एग्जांपल आपको याद रखना है,
उसी में आपका क्या होगा, काम चल जाने वाला है। ठीक है, तो ये लूप डायूरेटिक में इसका दो तीन एग्जाम्पल ये छाप दिए। और थियाजाइड में जिसे मीडियम इफिकेसी बोला जाता है, इसमें क्या जाता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड आता है, बेंजा, ठीक है, बेंजा थियाजाइड आता है, हाइड्रोफ्लूरो, ठीक है, फ्लूमेट थियाजाइड आता है, क्लोरोथालीडोन पाया जाता है। ये सब इसके एग्जाम्पल है, मतलब थियाजाइड के इसके एग्जाम्पल। लास्ट में आपको देखिए ये जो याद किए हो ना, इसी में थियाजाइड जोड़ते जाओ, थियाजाइड जोड़ते जाओ, थियाजाइड जोड़ते जाओ, बस काम खत्म। ठीक, बेंज थियाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, यानी फ्लूम थियाजाइड, बस यही जोड़ दीजिए, काम अपना बन जाने वाला है। ठीक, तो ये हो गया यहां से। अब आते हैं वीक डायूरेटिक। वीक डायूरेटिक में सबसे पहले आता है तुम्हारे पास क्रोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल क्या होता है, एसिटालाजोलोमाइड होता है। ठीक, और यहां से पोटेशियम यानी स्पार्किंग डायूरेटिक, जिसमें हम क्या बोलते हैं, स्पाइरोनो लैक्टोन बोला जाता है, और दूसरा क्या बोला जाता है, इप्लेरोनोन बोला जाता है। ठीक, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंतर क्या जाता है, मेनिटॉल आता है, आइसोसार्बी यानी सार्बिडे आ जाता है, ग्लिसरॉल आता है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब ये हम बोल रहे हैं लूप होता है क्या, ये सब थोड़ा सा आपको समझने के लिए नीचे हम नेफ्रॉन का प्यारा सा स्ट्रक्चर बना दिए। ये नेफ्रॉन क्या होता है, यानी किडनी की जो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल तथा स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक नेफ्रॉन बोलते हैं। और हर एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं, ऐसे तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये पीसीटी है। ठीक, अब ये सब कुछ कहाँ पढ़ा रहे हैं, अभी आप जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे कि कौन सी दवा कहाँ एब्जॉर्ब हो रही, कहाँ से वाटर को रिमूव कर रही, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। देखिए ये आपका क्या हो गया, अफरेंट आर्टरियोल से आपका जो इम्प्योर ब्लड रहता है वो जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड जाता है और यहाँ से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे लिख दिए फिल्ट्रेशन। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल। इसे क्या बोला जाता है, पीसीटी। इसे जो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसे लूप ऑफ हेनले। और ये जो ये वाला पोर्शन है इसे डीसीटी बोला जाता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटल यानी पीसीटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो ये होगा इसमें, मतलब इतने एरिया में देखा जाए तो हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होता। ठीक, तो देखिए ग्लूकोज यहाँ से हमारे यूरिन में पहले चला है, तो ये कहाँ पर भेज दिया जाएगा, यानी देखो ब्लड के अंदर यूरिन ग्लूकोज आएगा तो भेज दिया जाएगा यूरिन में। ठीक, यहाँ से क्या करिए, दोबारा अमीनो एसिड को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सोडियम को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर यहाँ से वाटर को और एब्जॉर्ब किया जाएगा और यहाँ पर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द चीजें एब्जॉर्ब होकर, यदि अननेसेसरी चीज है दोबारा उसे क्या कर दिया जाता है, ये जो यानी ब्लू कलर का दिखा है यही आपका नेफ्रॉन की नली है, दोबारा इसमें छोड़ते हैं, जो अपना एब्जॉर्ब करते हुए क्या कर देते हैं, डीसीटी में पहुंचा देते हैं। डीसीटी क्या कर देती है, यहाँ से लाके कलेक्टिंग डक्ट में देती, कलेक्टिंग डक्ट नीचे लाता है जिसे यूरिन ब्लैडर, पेशाब की थैली होती है, और वहां पर इकट्ठा कर देता है यूरिन को। मतलब ये होता है कि कौन सी दवा कहाँ एब्जॉर्ब होती है, इसे आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, केवल डायग्राम देख लीजिए। अभी जब बोलेंगे ना फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये चीजें यहाँ ड्रग्स एब्जॉर्ब हो रही, तो आप उससे समझ जाएंगे तगड़ा। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इन्हीं का हमें थोड़ा थोड़ा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि फार्माकोलॉजी है। ठीक, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फार्माकोलॉजी में आता है थियाजाइड। थियाजाइड क्या होता है, देखिए थियाजाइड में सबसे पहला एग्जांपल क्लोरोथियाजाइड होता है, जो कितना 125 से लेके 500 mg पर डेली होता है, मतलब ये एक आदमी खाने का डोज होता है। ठीक, अब ये डोज नहीं याद रखना तभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये फिजिशियन के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती ओडी बीडी एसओएस उसी तरह से ये देते चले जाते हैं। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड जो कितना होता है 2.5 से लेके 50 mg के बीच में होता है। दे वर्क ऑन किडनी, ये किडनी पर वर्क करते हैं। और पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, देखिए पीसीटी बोले ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन पे अपना काम करते हैं और रिड्यूज करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, रिड्यूज करेंगे, ठीक है, और पोटेशियम आयन क्लोरीन आयन को 10, और प्रमोट करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी फ्लूइड जल्दी जल्दी निकलेगी, तो जिससे हमारा पास डायूरेटिक अच्छे से वर्क करेगा। ठीक, फिर क्या रखा है, सिक्रीशन ऑफ सोडियम रिलैक्सेशन एंड ब्लड वेसल आल्सो लो ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगी, लो करेगी, अपना काम हो जाएगा। ये थियाजाइड का एक काम है। ठीक, अब आते हैं जो पोटेशियम स्पार्टिक डायूरेटिक होता है वो कैसे और कहाँ वर्क करती है। इसका एग्जांपल क्या आता है, स्पोरो, ठीक है, स्पोरोनोलैक्टोन आता है, जो 25 से लेके 25 और 50 mg के बीच में आता है। इसमें एक एग्जांपल क्या होता है, अमिलोराइड होता है, जो 5 से लेके 10 mg के बीच में होता है। अब इसमें ये जो, ठीक, अब ये काम करता है, दे वर्क ऑन किडनी ऑन डीसीटी, सॉरी एट डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को जो डीसीटी वाला पार्ट होता है वहां ये वर्क करता है। और ये करते क्या है, रिड्यूस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, और प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड
हमारा ब्लड वॉल्यूम को ये मेंटेन करने का काम करता है। ठीक, अब नीचे आ जाते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो मतलब ये लूप लाइक स्ट्रक्चर, उसमें क्या फंक्शन होता है, इसमें दो दवा काम करती है, फुरुसामाइड काम करती है और यहाँ पर क्या हो जाएगी बुमेटाथिनाइड होती है जो 0.5 से लेकर 2 mg के बीच में आती है। इसमें क्या होती है, दे वर्क ऑन किडनी एट द लूप ऑफ हेनले, मतलब ये किडनी पे वर्क करती है, वो भी कहाँ आके करती है, लूप ऑफ हेनले पे। ठीक है, और रिड्यूज करती हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम तथा क्लोरीन आयन, दस प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड वॉल्यूम को ये भी मेंटेन करते हैं। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, कौन सी दवा कहाँ पर काम करे, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखाए थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, इंडिकेशन, यही सब आपको देखना है। थोड़ा थोड़ा आप देखिए, इसी को देखिए, अब हेडिंग याद रखिएगा, इंडिकेशन। अब किसे कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इस डायूरेटिक का कहाँ उपयोग कर सकते हैं, किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है मतलब उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, तो उस कंडीशन में हम क्या डायूरेटिक देंगे, जिससे हमारी किडनी का फ्लो तेज हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो उस हाइपरटेंशन पर्सन को देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो तो उसे आप डायूरेटिक दे सकते हैं, यानी एडमा हुआ उसे दे सकते हैं, सर्टेन किडनी डिजीज होता उसे आप दे सकते हैं, डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं, लीवर सिरोसिस पेशेंट को दे सकते हैं, और हाइपर कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम लेवल भी ज़्यादा हो गया है तब भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप उपयोग, इंडिकेशन मतलब आप समझिए सिंपल सा, ये दवा जो डायूरेटिक है उसका उपयोग कहाँ पर आपको करना है। और कंट्रा इंडिकेशन मतलब निषेध बोला जाता है, क्या बोला जाता है, निषेध, किसे आप ये दवा दे नहीं सकते हैं उसके लिए है। ठीक, तो निषेध में किसे नहीं दे सकते हैं, हाइपोकैलेमिया, जिसे मतलब जिसके ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल यदि ज़्यादा है, पोटेशियम लेवल ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस आदमी को नहीं दे सकते। हाइपरटेंशन, ठीक है, ये हाइपर नहीं हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर किसी का कम रहे तब भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम है, डायूरेटिक दे दिए तो जिससे दिक्कतें बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये आपको नहीं देना। लास्ट में क्या लिखा है, हाइपोनोट्रियम, ठीक है, नोट्रियम मिया, इसमें भी आपको क्या कर देना है, यानी जो डायूरेटिक उसे देना नहीं है। कुछ यहाँ से डोज दे रखा, डोज अपने अकॉर्डिंग, यहाँ ओडीबीडी लिखे ना, ये फिजिशियन अपने अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, देते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है एज पर रिक्वायरमेंट देते हैं। तो इसमें क्या लिखा, क्लोरोथियाजाइड जो 125 से लेकर 500 mg के बीच में होता है, जो ओडी दिया जाता है। ठीक, अब ये भी नहीं हम एग्जैक्ट बता सकते हैं क्योंकि ये एज पर रिक्वायरमेंट दिया जाता है फिजिशियन के अकॉर्डिंग। ठीक, मगर लिख दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड जो 12.5 से लेकर 50 mg के बीच में ये भी ओडी चलता है। लिखा है ठीक है, स्पायरोनोलैक्टोन जो 25 से लेकर 50 mg बीडी चलाया जाता है। ठीक, एमिलोराइड जो होता है 5 से लेकर 10 mg जो बीडी चलाया जाता है। फुरसमाइड होता है 20 से लेकर 80 mg जो ओडी चलाया जाता है। ये इसका क्या हो गया, ठीक है, यानी हमने डिटेल में देख लिया डायूरेटिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को डिफाइन करना है और इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन और फार्माकोलॉजिकल रोल और क्लिनिकल यूज, मतलब ये आपके टॉपिक में पढ़ना है। तो भी ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये हम लेंदी पढ़ा देते हैं, यदि आपको शॉर्ट में आएगा, जैसे कह देगा डिफाइन थायराइड हार्मोन और इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो आप थायराइड हार्मोन को थोड़ा सा डिफाइन करिएगा, फिर फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करके छोड़ दीजिएगा। हम लॉन्ग में बता दे रहे हैं। ठीक है, आप यदि लॉन्ग में पढ़े रहे तो शार्ट आप आराम से बना सकते हैं। तो ये थायराइड हार्मोन को डिफाइन करने के लिए कहा है, फिर कहा है इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिर फार्माकोलॉजिकल रोल और क्लिनिकल यूज आपको डिफाइन करना पूरा डिटेल में। तो देखिए थायराइड हार्मोन के बारे में आप अच्छे से पढ़े होंगे, हार्मोन के बारे में आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, कौन सा हार्मोन कहां से निकल रहा है और इसका काम क्या होता है। ठीक, तो यहां पर थायराइड हार्मोन के बारे में दिए रखा है। ठीक है, तो लिखा तुम्हारे पास थायराइड हार्मोन आर द रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड। हमारे क्या होती है, निक रीजन पे एक ग्लैंड पाई जाती है जो बटरफ्लाई शेप की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अब ये करते क्या है, एंड रेगुलेट बाय द TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या कर देते हैं, रेगुलेट करते हैं, विच इज रिलीज बाय द एंटीरियर यानी प्यूटिटरी थायराइड हार्मोन। मतलब देखिए आप प्यूटिटरी ग्लैंड पढ़े होंगे तो उसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक, उसके कितने पार्ट होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिड वाला, मगर इंटीरियर पोस्टीरियर मिड वाला को हम कंसीडर नहीं करते, इंटीरियर और पोस्टीरियर को। तो यानी पैराटॉइड के ग्लैंड के एक इंटीरियर पार्ट से क्या होता है, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। प्लीज इसका फुल नेम आप याद रखिएगा। ठीक, दे सिक्रीट थायरॉक्सिन एंड
ठीक है, थायरोकैल्सीटोनिन होता है। मतलब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, दो हार्मोन को सिक्रीट करता है, एक हमारे पास थायरॉक्सिन होता है, दूसरा क्या होता है, थायरोकैल्सीटोनिन होता है। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर इनका फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं। तो थायरॉक्सिन क्या होता है, थायरॉक्सिन क्या होता है, एक आयोडीन, थायरॉक्सिन इज एन आयोडीन कंटेनिंग अमीन हार्मोन होता है। मतलब क्या होता है, थायरॉक्सिन एक तरह का हार्मोन होता है, ठीक है, थायरॉक्सिन एक तरह का हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अब ये कंट्रोल क्या कर देते हैं, जो हमारे शरीर में आयोडीन लेवल होता है उसे ये मेंटेन करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द 65% ऑफ आयोडीन एंड ट्रिप्सिन डेरिवेटिव। मतलब ये जो बनाते हैं वो उसमें 65% हमारा आयोडीन और तथा क्या होता है, टेरोसिन होता है। ठीक, इसके बारे में और क्या लिखे हैं, थायरो, ठीक है, थायरोकैल्सीटोनिन यानी कैल्सीटोनिन। अब इसका काम क्या होता है, TCT शॉर्ट में कहते हैं। ये लॉन्ग चेन होता है पेप्टाइड चेन का। ये पेप्टाइड चेन का क्या होता है, एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, इसके बारे में देख लिया। इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं, इनका थायराइड हार्मोन का हमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखना, यानी एक्चुअल में क्या होगा, तो इसमें क्या चीजें हो सकती हैं भैया। ठीक, तो लिखा है इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे BMR बोलते हैं। देखिए, यदि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, इसका मेन काम होता है, थायराइड हार्मोन का मेन काम क्या होता है, हमारे अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक रेट को ये मेंटेन करती है। ठीक, अब ये इंक्रीज कर देगी। दूसरा क्या रखा, द रेट एट विच द बॉडी यूज एनर्जी फॉर मेंटेनिंग वाइटल फंक्शन लाइक ब्रीथिंग, बॉडी टेम्परेचर, ETC। मतलब क्या करेगी, यदि हमारे शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट यदि इंक्रीज कर जाएगा, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी, तो वही लिखा जैसे हमारे पास ब्रीथिंग हो रही है, बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करेगा, सब आपका मेंटेन रहेगा। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बॉडी एंड ब्रेन, मतलब हमारी जो शरीर की और ब्रेन की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है किसके, थायराइड हार्मोन के कारण होती है। ठीक, नेक्स्ट में लिखा है एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, एक्शन एक्टिवेट करने का काम करता है, और इंक्रीज कर देता है एंजाइम एक्टिविटी को। ये एंजाइम एक्टिविटी को क्या कर देता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता उसे भी ये इंक्रीज करा देता है। और मेनली क्या होता है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसे क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है। फिर क्या लिखा है, डिक्रीज द फैट स्टोरेज, मतलब जो फैट स्टोरेज होता है उसे ये डिक्रीज करने का काम करता है, जिससे हमारे पास क्या हो जाती है, कमी हो जाती है किसकी, थायराइड हार्मोन की। ठीक, जिससे हमारा मोटापा थोड़ा सा कम होता है। डिक्रीज द फैट स्टोरेज होने नहीं पाता है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या कर दी है, तेज कर दी है। कन्वर्ट द फैट इनटू द फ्री फैटी एसिड, मतलब जो फैट डिपोजिट होने वाला उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर क्या लिखा है, डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल डिपोजिट हो रहा है, क्योंकि अब वो डिपोजिट होने वाला नहीं है क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज हो गई है। नेक्स्ट में क्या दे रखा, थायरॉक्सिन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, मतलब थायरॉक्सिन रहेगा जरूरी है किसके लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है थायराइड यानी थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये था हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट पे दिया इसे यानी पैथोलॉजिकल रोल के बारे में, उसके बाद क्लिनिकल यूज, काम खत्म। ठीक, तो यानी पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है, ये देखिए। अब पैथोलॉजिकल रोल मतलब समझते हो कि नहीं, हमारे शरीर में मान लेते हैं थायराइड हार्मोन की ज्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा, कम होगी तब क्या होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल यूज रोल बोलते हैं। अब लिखा हाई लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन, तब क्या होगा, यहां से देख लेते हैं। लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन तब क्या होगा, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन होगा तो क्या होगा, यदि हमारे शरीर में थायराइड की मात्रा ज्यादा होगी तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसे आप प्लीज अंडरलाइन करिएगा, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। ठीक, अब इसके बारे में पहले समझ लेते, इस पे चलते हैं। यदि हाइपोथायराइडिज्म होगा तो हमारे अंदर क्या क्या चीजें चेंजेज हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब आपको क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा क्या कब्ज बनेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा है, आपको क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नहीं से गाना चला चल राजा डिप्रेशन में, ठीक है, काहे कि वो बहुत खाना भोजपुरी में देखा जाता है, गाना वाना बहुत खतरनाक बना देते हैं, है कि नहीं, मतलब कोई ताला झोल नहीं रहेगा, है कि नहीं बताइए कैसे कैसे गाना बना रही है, कोई टेंशन नहीं, अपने को क्या लेना देना है, लेना देना भैया। ठीक, लिखा तुम्हारे पास हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का कर देगा। ठीक, मतलब ये हमारे अंदर हाइपरथायराइडिज्म होगा तो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा राइज अप कर जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। हमारी स्किन क्या हो जाएगी, सूखी सूखी हो जाएगी, हमारा वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।
ठीक, ये हो गया इसके बारे में भैया। मतलब इसमें सिंपल से समझिए, यदि थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा हमारे शरीर के अंदर तो ये सारी चीज़ें होंगी, आदमी दुबला पतला हो जाएगा। कहते हैं नहीं, प्यार में सब दुबला पतला हो जाते हैं, मगर थायराइड में भी क्या हो जाते हैं, दुबला पतला लोग हो जाते हैं। ठीक, अब लिखा लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब हमारे शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन की यदि कमी होगी तभी दिक्कत है भैया, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, अतकी भला न बोलना, अतकी भला न चुप, नहीं बोलते हैं वो बिरहाने कबीर जी का दोहा है। ठीक है, बोलते हैं यही चीज़ें। ठीक है ना, तो अधिक बोलना चाहिए ना तो अधिक चुप। ज़्यादा बोलेंगे तो कहीं साला पागल है, और चुप रहेंगे तो कोई आएगा ठोक के चला जाएगा, मार देगा दू तमाचा, कहीं ये बहुत सारा बोलबा नहीं कर मार ले खूब है कि नहीं। ठीक, तो इसीलिए बोलते हैं हमारे शरीर में देखो यदि कम होगी तो इससे हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वेट गेन हो जाएगा, आदमी खूब मोटा हो जाएगा, बहुत मोटा गई बाटा हो मर दे, बोलते हैं कि नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, चलेंगे तो हाँफेंगे, ठीक, बार बार खाना खाएंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उनका वेट क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, इंक्रीज है एपेटाइटिक, मतलब ज़्यादा हुर लेंगे, मतलब खाना मारेंगे कम से कम 8-10 रोटी पीट लेंगे सुबह दोपहर शाम। उनकी बॉडी पूरी क्या हो जाएगी, खतरनाक टाइम, एकदम से समझ लीजिए खली के अब्बा हो जाएंगे ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेस्टलेस, मतलब ये सारी बीमारियां, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, ये सब बीमारियां किसी को हो सकती है भाई। ठीक, मगर इसीलिए अपने डाइट सब कुछ क्या कर देना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, इसका साइज वगैरह प्रॉपर करना चाहिए। ठीक है कि नहीं। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा है, रेस्टलेस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप आराम करेंगे पता नहीं चलेगा। ठीक, और डायरिया हो जाएगा, स्लीप प्रॉब्लम होगी, सोने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, क्लिनिकल यूजेज में क्या होता है, मतलब आप क्लिनिकल यूजेज में क्या क्या उन्हें क्या कर दे, चाहे उस हार्मोन को मेंटेन करने के चाहे आप इंजेक्शन दें, चाहे सिंथेसिस फॉर्म में, चाहे नेचुरल फॉर्म में। तो इसमें लिखा थायराइड हार्मोन नेचुरली या सिंथेसिस आर यूज इन ट्रीट। अब इनको ट्रीट करने के लिए हम थायराइड हार्मोन को क्या कर देते हैं, बाहर से देते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में दे सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कोमा में हम ट्रीट कर सकते हैं, क्रिटिनिज्म, मतलब जो आपका ये सब थायराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, उसे क्या कर सकते हैं आप क्लिनिकल यूज में दे सकते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, थायराइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया इंसुलिन, एक्चुअल में कह रहे का डिफाइन इंसुलिन और इसका फिजिको यानी फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में बताना है और क्लिनिकल यूज, मतलब आपको दो ही चीज इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी देखो फिजियोलॉजिकल रोल बताना पड़ेगा और पैथोलॉजिकल रोल और क्लिनिकल क्या क्या बताना पड़ेगा। हम पेंसिल है भाई, पेंसिल नहीं है भाई, क्या किया जाए, रुको हम पेंसिल वहां से लाते हैं। ठीक, लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आइडिया बने। ठीक है, ठीक, ये हम लॉन्ग क्वेश्चन सब कंसीडर किए इसीलिए यहाँ क्वेश्चन को नहीं लिखे। इसमें कह दिया था तुम्हें क्या कर देना है, डिफाइन। ठीक है, डिफाइन इंसुलिन, इंसुलिन को क्या कर देना है, डिफाइन करना, फुल स्टॉप। और इसके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजिकोलॉजिकल फंक्शन के बारे में यानी फंक्शन या रोल के बारे में बताना पड़ेगा। फिर इसका तुम्हारे पास क्या होता है, पैथो, ठीक है, पैथोलॉजिकल, ठीक है, पैथोलॉजिकल रोल के बारे में बताना पड़ेगा और इसका क्लिनिकल यूज क्या होता है वो बताना पड़ेगा। यहाँ से क्लिनिकल यूज, इतना चीज़ें आपको क्या कर देना, डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इंसुलिन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इंसुलिन क्या होता है ये बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं भाई। इंसुलिन थोरापैटिक्स में भी पढ़े, फर्स्ट ईयर में पढ़े, कितना इंसुलिन पढ़ेंगे भाई। तो इंसुलिन क्या होता है, सीक्रेट बाय द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के जस्ट नीचे पेट के तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ देखेंगे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में एक सेल होता है जिसका नाम बीटा सेल होता है जो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। ठीक, ये हो गया। इंसुलिन कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, मतलब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करता है। यदि बताइए अब यदि ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन क्या हो जाएगा, निकलना कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम लिख देते हैं इंसुलिन, इंसुलिन यदि निकलना कम हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो हमें डायबिटीज हो जाएगी भैया। ठीक, दूसरी कंडीशन, यदि मान लेते ये ज्यादा अमाउंट में निकलेगा तो हमारी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, रेट ज्यादा, यानी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बोले हैं वही अतकी भला न बैठना, अतकी भला न चलना। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से लिख दिया। फार्माकोलॉजिकल रोल, मतलब हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ ये क्या काम करेगा। ठीक, पहले तो लीवर में देख लेते हैं, फिर स्केलेटल मसल में देख लेते हैं, फिर फैट टिश्यू में। सबसे पहले लीवर में क्या होगा तो उसके बारे में देखिए। इंसुलिन प्रमोट द ग्लूकोज एंट्री इन लीवर, मतलब इंसुलिन क्या कर देता है, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो लीवर के अंदर एंट्री कराने में मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या कर देता है, स्टोरेज करता है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, इट प्रमोट ग्लूकोज स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ किसके माने में, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को क्या कर देता है, लीवर में ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोरेज करने का काम करता है ये। इट इनहिबिट
ग्लाइकोजीनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में ये बताता। अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, किसमें, फार्माकोथेरापेटिक्स में, ठीक नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज से जब पायरुवेट एसिड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। एक स्टेप होता है ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है तो उस कंडीशन को हम बनता है जेनेसिस, जेनेसिस को ग्लूकोज का टूटना ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा क्या कर देता, यानी ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन से दोबारा ग्लूकोज जब बनता है तो उसे हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेप यहाँ से है। ये जो क्या कर देता है, इट इनहिबिट फास्फोराइलेशन, ये फास्फोराइलेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट करने का काम करता है ये। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा है, इन स्केलेटल मसल पे इसका काम क्या होता है, ठीक है। इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये क्या करेगी, स्केलेटल मसल के अंदर इंक्रीज करेगी यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देगी और इनहिबिट द यानी फास्फोराइलेशन, ठीक है, फास्फोराइलेशन को क्या कर देगी, ये भी इनहिबिट करेगा, ठीक। ये तो हमारे स्केलेटल मसल के अंदर होगा, ठीक। अब ये क्या रखा, लिपिड और फैट टिश्यू के अंतर्गत होगा, इसके बारे में बताते हैं। ये प्रमोट करेगा ग्लूकोज इनटू द फैटी एसिड, ये क्या करेगा, जो भी ग्लूकोज रहेगा फैटी एसिड के अंदर क्या करेगा, इंट्री कराने का काम करेगा। और इनहिबिट करेगा, क्या होगा, लाइपोलिसिस, लाइपोलिसिस को क्या करेगा ये, मतलब जो हमारा लाइपोलिसिस मतलब लिपिड का टूटना लाइपोलिसिस कहलाता है, ठीक। इसे क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। और डिक्रीज करेगा प्लाज्मा लेवल को, ग्लूकोज लेवल मतलब प्लाज्मा के अंदर जो ग्लूकोज लेवल उसे क्या करेगा, ये कम कर देगा। इतना काम करने का काम है इंसुलिन का। अब आ जाते हैं किसमें, पैथोलॉजिकल रोल। दोबारा बता दिए, पैथोलॉजिकल रोल में आपको वही लिखना है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्या, यदि कम होगा तब क्या होगा, ज्यादा होगा तो कब क्या होगा। मगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये उल्टा थोड़ा सा लगता है, ठीक। क्या कह दिया, लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। बताइए, यदि हमारे शरीर के अंदर क्या बोले हैं, यदि इंसुलिन की मात्रा कम होगी, यहां से लिख देते हैं, इंसुलिन की मात्रा यदि कम होगी तो हमारा ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो लेवल रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज जो लेवल रहेगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब बताइए, जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक। इसी ध्यान से सुनिएगा, हम भी एक बार पढ़े तो कंफ्यूजन हो गया, कहीं से लो है तो हाइपर क्यों लिखा। हाइपर मतलब ज्यादा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई। जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, अब यदि हाइपर यानी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो डायबिटीज मिलाइटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायबिटीज मिलाइटस हो जाएगा। दूसरा, किडनी फेलियर हो जाएगी। तीसरा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। चौथा, ब्लाइंड हो जाएगा। पांचवा, वीकनेस हो जाएगा। ये सब सारी चीजें क्या हो जाएगी, आपकी पैथोलॉजिकल रूल के अंतर्गत आता है। यदि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन लेवल कम हुआ तो, ये तो हो गया इसके बारे में। अब मान लेते हैं हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन लेवल ज्यादा होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो ये कह रखा हाई सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात ग्लूकोज कम होगा। जब ग्लूकोज कम होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज होता है, ठीक। इसमें तुम्हें क्या, एक्सेसिव हंगर मतलब ज्यादा क्या लगेगी, तुम्हें भूख लगेगी। नोजिया होगी, अब ज्यादा स्वेटिंग होगी मतलब एक्सेस स्वेटिंग होगी। और क्या हो जाएगी, तुम्हें वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी। और ब्लर विजन मतलब जो तुम्हें दिखने में थोड़ा ब्लर टाइप में दिखने वाला होगा, ठीक। तो ये पैथोलॉजिकल रोल के बारे में। क्लिनिकल यूज के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल यूज के बारे में 3 स्टेप हमने लिख दिया। कर रखा, टू ट्रीट टाइप 1 डायबिटीज, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन से क्या कर सकते हैं, हम टाइप 1 डायबिटीज को क्या कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके लिए इंसुलिन पेन आता है, जो आपके एब्डोमिनल की जो ये मसल होती है इसे खींच के उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। टू ट्रीट डायबिटीज, कीटो क्या होते हैं, एसिडोसिस को हम क्या करते हैं, सही कर सकते हैं। डायबिटिक कोमा होता उसे भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, हमारा इंसुलिन के बारे में पूरा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, ठीक। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह दिया है डिफाइन, ठीक है। ये कह दिया है डिफाइन प्रोस्टेटा, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंडिन, ठीक है। ग्लैंडिन को आपको क्या कर देना है, डिफाइन करना है। फिर इसका भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिजियो, ठीक है। यहां से कह दिया है फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इधर आ जा भाई, फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में। फिर आपको क्या कर देना है, ठीक, इसका क्लिनिकल, ठीक है, यहां से कह दिया है
क्लिनिकल यूजेज के बारे में बताना है और इसका एडवर्स इफेक्ट के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, एडवर्स इफेक्ट के बारे में आपको क्या कर देना, यहाँ डिफाइन करना। दोबारा प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसमें प्रोस्टेटाग्लैंडिन होता है, उसके डिफाइन करना है, उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में, क्लिनिकल यूज के बारे में और एडवर्स इफेक्ट के बारे में आपको क्या कर देना, यहाँ डिफाइन करना है थोड़ा सा। ठीक, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। ठीक, इसमें क्या बोला, सबसे पहले देखिए आप डिफाइन करने के लिए थोड़ा 2-3 पॉइंट आपको छापना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मतलब। ठीक, इसमें क्या लिखा है, द टर्म प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होती है, डिराइव फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे, चाहे मेल के केस में चाहे फीमेल के केस में, तो वहां पर बल्बोयूथरल ग्लैंड का नाम सुने होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम सुने होंगे। तो ये एक तरह की ग्लैंड होती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, अब उसी से ये डिराइव हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। ठीक, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, लिपिड कंपाउंड, ये तरह का एक चिपचिपा सब्सटेंस निकालता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं तो क्या करते हैं, यूरिन को फ्लो को पहले ब्लॉक करेगा और वहां से एक चिपचिपा पदार्थ निकालेगा जो लिपिड का बना होता है। ठीक, केमिकली द प्रोस्टाग्लैंडिन हैव द 20 कार्बन एटम इंक्लूड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कहने का मतलब यदि देखा केमिकली देखा जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन में कितना कार्बन होता है, 20 कार्बन एटम होते हैं और उसमें क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पॉइंट में क्या लिखा है, पीजी, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड को हम पीजी बोलते हैं। PG1, PG2, PG3 आर द 3 मेजर सब सीरीज होती है किसके, प्रोस्टाग्लैंडिन के डिवाइड करने के। मतलब जैसे डेरिवेटिव होता ना कि एक चीज का कईयों चीज होता है, तो यानी प्रोस्टेट ग्लैंड को सब फर्दर डिवाइड किया गया, यानी G1, PG1, PG2 और PG3। अब इसका यूज कहां पर होता है, एक्शन कहां होता, कम होगा तब क्या होगा, ज्यादा होगा तब का, उसे थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो यहां पर तुमसे क्या लिखा है, फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में। फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा सा आपको दिखे। ठीक है, यानी GIT ट्रैक मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हम देखते हैं ये क्या करता है। देखिए हमारे पास PGE और PGI रिड्यूस करेगा एसिटिक सीक्रेशन, मतलब ये यदि हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, ये हमारे ये जो तुम्हारे पास होती PGE और PGI, ये क्या कर देती है, हमारे जो स्टमक की लाइनिंग होती है, स्टमक की लाइनिंग और आइसोफेगस की लाइनिंग होती है, उसमें क्या कर देती है, जो एसिड होता है उसके सीक्रेशन को ये क्या कर देता है, कम करता। और किसे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द, ठीक है, यानी इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ म्यूकस इन स्टमक। स्टमक में जो म्यूकस की लेयर होती है उस म्यूकस को ये ज्यादा क्या करेंगे, सीक्रेट करवाएंगे। ठीक, तो ये इनका मेन काम होता है। फिर क्या होता है इसमें, अब देखिए इसमें एक रेंटिडिन मतलब एसिलाक का नाम सुने होंगे। एसिलाक एक दवा होती है, एसिलाक 200 या 300, एसिलाक 150, 300। ठीक है, यानी रेंटिडिन यूज टू द प्रिवेंट अल्सर ड्यू टू द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। मतलब आप लंबे समय तक क्या कर देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स खाते, मतलब दवा खाते, तो उसके लिए गैस की मेडिसिन दी जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगी, हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होगी उसे रैप्चर करेगी, इसलिए ये प्रिवेंट करने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, गैस की दवा रेंटिडिन दी जाती है। ठीक, तो आपको यही छोटी छोटी सी चीजें सीखनी है। क्या आप यदि बड़े लेवल पे जाते हैं काम करने, तो आप जैसे किसी को दवा दे रहे हैं तो आप उसमें 1-2 गैस की दवा जरूर डाल दीजिए, छोटी डालिए मगर डालिए भाई। ठीक है, फिर क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका वर्क क्या होता है, PGD2, PGE2 और PGI कॉजेज द वसोडाइलेशन। वसोडाइलेशन मतलब जो हमारे पास वेसल होती है, ऐसे नस होती है, उसे ये डायलेट कर देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, उसे कम कर देंगे। देखो यहाँ पर डायलेट होगा कि नहीं, तो ये वसोडाइलेशन, इतनी चीज मिलके वसोडाइलेशन करते हैं। और अकेले TXA2 का वसो कॉन्ट्रैक्शन करता है। अरे भाई उल्टा बोल दिए, डायलेशन मतलब क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ऐसे वहां से जो नस होती है उसका जो ये एरिया है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, उसे वसो डायलेशन बोलते हैं। वसो कंट्रैक्शन मतलब क्या होता है, ऐसे वहां चिपक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा दूर में क्या हो गए, चिपक गए, तो उसी को क्या बोलते हैं, वसो कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब चिपक जाना, डायलेशन मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाना। ठीक, कहते हैं कि प्यूपिल डायलेट कर गए, डायलेट मतलब ऐसे थोड़ा सा चौड़ा हो गई है, वो चीज बोल रहा है यहाँ पर। ठीक, प्लेटलेट में क्या होता है, PG, ठीक है, PGI2 इनबीट द प्लेट एग्री, यानी क्या, इग्रीगेशन, प्लेट इग्रीगेशन को क्या कर देगा, ये इनबीट कर देगा।
फिर नेक्स्ट में क्या लिखा, हमारी आंख पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, PgF2 डिक्रीज द ऑकुलर प्रेशर। मतलब ऑकुलर प्रेशर क्या होता है, जब आंख यदि आप देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, ठीक, एक्वस यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ से ह्यूमर्स पाए जाते हैं। अब ये क्या कर देते, ऑकुलर प्रेशर, तो यहाँ जो प्रेशर इस पे पड़ता है जिससे हमारे पर रेटिना पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो सही से हम देख नहीं पाते हैं। तो ऑकुलर प्रेशर को क्या कर देता है, ये थोड़ा सा डिक्रीज करा देता है, यानी कम करा देता है। यूट्रस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, यानी PgS2 आर द कॉमनली यूज्ड टू ऑफ द एबॉर्शन, मतलब एबॉर्शन में इसका यूज किया जाता है। इसमें दो मेडिसिन आती है, मिसोप्रोस्ट का नाम सुने होंगे, ठीक है, मिसोप्रोस्टेट का नाम, ठीक है, प्रोस्टेट ने प्रोस्ट बोला जाता है। और इसमें दो दवा, मतलब ऐसे देखे होंगे, ठीक है, दो यानी एक दवा, दो दवा, 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन होता है जिसे एबॉर्शन के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस पे भी ये वर्क करता है, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल यूजेज क्या होता है, एबॉर्शन, किसी को मान लेते हैं भी बेबी मान लेते हैं, किसी पेट यानी कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसके पेट में मान लेते हैं 2 या 3 महीने का बेबी है, तो उसे क्या कर देना, नहीं एबॉर्शन कराना, तो ये दवा दी जाती है जिससे एबॉर्शन हो जाता है। बट ये देखा जाता है भाई बिना फिजिशियन के आपको लेना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लीडिंग करता है, थोड़ा सा नहीं, यदि रिस्क रहेगा तो ये क्या होती है, डेथ हो सकती है दोनों पर्सन की, जो बेबी अभी 2-3 महीने का वो और मदर भी डेथ हो सकती है। एबॉर्शन कराने में क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं। इंड्यूस द लेबर, लेबर जो पेन होता है, लेबर कहते हैं, लेबर इंजेक्शन लगा दिया गया इनका लेबर पेन बन जाए, तो यही करते हैं। उसके साथ एक इंजेक्शन और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन होते हैं, ये क्या कर देते हैं, लगाया जाता है। PPH जिसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट पर, यानी क्या लिखे, पार्टम हेमोराइजा होती है, इसमें क्या कर देते, जो हमारी यूट्रस में कोई दिक्कत होती है तो उसमें यूज किया जाता है। इसमें 2 मेडिसिन यूज की जाती है, कार्बो, ठीक है, कार्बोप्रोस्ट बोला जाता है और मिसोप्रोस्ट। ये जो ड्रग्स होती है सबसे ज्यादा क्या कर दी जाती है, यूज की जाती है अबॉर्शन वाले केस में, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे अनवांटेड 72, अनवांटेड किट के नाम से आता है, ये सब इसके नाम से आता है, उसमें ये केमिकल आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, यानी इन्हें नोजिया हो जाएगी, ठीक है, कभी कभी फीवर हो जाएगी, हाइपर टेंशन हो जाएगा, सम टाइम तुम्हारे पास ब्लड लॉस होता है एट द टाइम ऑफ पीरियड, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कभी कभी ब्लड का लॉस बहुत तगड़ा हो जाता है भाई, ठीक। इसीलिए फीमेल से अनुरोध है, आप देखिए जितना खा पाए उतना खाइए, ताकत से ताकत चीजों को खाइए। मगर देखा जाए एफर्ट करती है कि मतलब परिवार में पूरे लोग खा लेंगे खाना तब वो लेडीज खाती हैं, ठीक है, नहीं, क्योंकि आपका हर एक मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है। तो अपनी केयर जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी पे मान लेते हैं आपका बेबी होगा तो हेल्दी पैदा होगा, ठीक है, जिससे हम जनरेशन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी हेल्दी बना सकते हैं, ठीक। और क्या होगी, कभी कभी ये डायरिया हो जाता है। तो ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। सही भाई, प्यार मत करना भाई, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, आदमी भोकर भोकर के रोता है। कभी रोए हैं कि नहीं आप। चलिए इसमें हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन का डिफाइन करना और इसका क्या कर देना आपको, क्लासिफिकेशन करना। क्या करना है, क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। देखिए हाँ, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, ठीक, जब उन्हें प्यार मोहब्बत जब घुमाएंगे तो बहुत मजा आएगा, तो उन्हें समझाओगे वो सब हम वो में ना जाओ। फिर जब छोड़ के जाती है तो रात रात भर क्या करेंगे, छत पे बैठ के वफा वाला गाना सुनेंगे, ठीक है, बूफर ऊपर ले लेंगे, मौज से सुनेंगे, ठीक है। चलिए हम क्या कर देते हैं, पेंसिलिन को डिफाइन करना, उसका क्लासिफिकेशन करना है और लास्ट में तुम्हें क्या कर देना है, ठीक है, इंडिकेशन, इंडिकेशन आपके बारे में बताना है और लास्ट में क्या हो गया, कंट्रा इंडिकेशन, ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन के बारे में बताना है और डोज के बारे में। याद रखिए डोज आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, अब हम नहीं बनाने वाले। इसमें आपको डोज, ठीक है, आपको किस तरह से आपको बनाना, मतलब इतने चीज़ों को आपको डिफाइन करना। सर कहेंगे सर इतना बड़ा बड़ा क्यों, हम देखिए लॉन्ग बता रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, अभी जब पेपर सोल्यूशन आएगा, ठीक है, तो आपको हम एकदम अच्छे तरीके से कैसे लिखना ये सब आपको आराम से बता देंगे, ठीक। चलिए अब पहले पेंसिलिन के बारे में, यानी पेंसिलिन को डिफाइन करना, फिर इसका क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, डोजेज के बारे। तो सबसे पहले पेंसिलिन के बारे में सुने होंगे, ठीक है। कहते हैं देखिए पेंसिलिन याद रखना दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक होने वाले में से एक है। तो लिखा तुम्हारे पास पेंसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वाज, ठीक है, सॉरी विच वाज क्या हो गया, एंटीबायोटिक वाज क्लिनिकल यूज इन 1941 में एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो करोड़ों लोग, मतलब लाखों लोग मर गए थे। अब तुम सोचो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक हमारे महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हमारे लिए वैज्ञानिक इन्हें समझिए भगवान है,
ठीक है, लोग लड़ते नहीं कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, प्लीज़ ऐसा आप मत करिएगा। अब देखिए ये सब जो हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, अब तुम सोचो 1 मिनट के लिए तुम इसे ही यानी धर्म के रिस्पेक्ट से ना देखो, ठीक है, तुम अब सोचो यदि एंटीबायोटिक प्रेजेंट टाइम में ना होती तो क्या होता। जैसे मान लेते हैं आपको ड्रग्स दी जाती, दवा दी जाती, बुखार, जैसे पैरासीटामॉल हुआ, खिला दिया जाए तो 2-3 दिन नहीं सही हुआ, ठीक है, बुखार से यदि कंटिन्यू आपको 5 दिन हो जाए तो आपकी हालत की ऐसी की तैसी होने वाली है, ठीक है। अब बताओ हम क्या कर देते, तो उसी बुखार के दवा में 1-2 एंटीबायोटिक प्रयोग करते जिससे हम भन्न से खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बताइए एंटीबायोटिक की यदि डिस्कवरी ना होती तो आप सोचिए क्या होता। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तब सोचो इसकी अंगुली जो कटी थी ना तो यहां से हाथ काट दिया जाता था और खौलते गर्म तेल में या गौरते पानी में डाल दिया जाता। क्यों? क्योंकि देखो सड़ना उस समय बहुत तेजी से चल रहा था। जैसे गांव में सुने होंगे ना, जैसे मान लेते यहाँ से कट गई अंगुली तो कहते हैं छौंक देते हैं। छौंकने का मतलब ये नहीं कि मरचा तड़का, ठीक है, एवरेस्ट मसाला वसाला डाल के, ऐसा नहीं, घी को गर्म किया जाता था और एक बत्ती से ऐसे 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 आराम से छुआ दिया जाता था जिससे वो सही हो जाता था, ठीक। तो उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो ऐसी चीजें ही की जाती थी, मगर वो लार्ज अमाउंट में की जाती, तब सोचो कितना खतरनाक हुआ करता था। तो अलेक्जेंडर के फ्लेमिंग के खुद ही भाई और क्या कर देते थे, इनके कुछ रिलेटिव मर गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनके सामने। तो इन्होंने सोचा यार इसके लिए तो यार बनाना ही दवा पड़ेगा, नहीं तो मान लेते और दवा, ठीक है, और यदि बीमारी आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सुनिए इसी पे लगा दिए। तो इन्होंने क्या देखा, जहां पर वार हुआ था वहां से मिट्टी को कलेक्ट करके अपने लैब में आए, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। रिसर्च मतलब क्या होता है, देखो ऐसे होता है, जैसे मान लेते जो वहां से मिट्टी लेके आए यहाँ पर डाल दिए, इसमें क्या कर दिए, उनके लिए मीडियम रख दिए जिससे जो भी यहाँ पर बैक्टीरिया वो ग्रो कर सके, ठीक है। तब फिर इन्होंने बहुत सारा केमिकल रखे, अच्छा ये केमिकल डालो, अच्छा मरा नहीं, चला ये केमिकल फ्लॉप है, ये केमिकल डालो, अच्छा ये भी नहीं मरा, फ्लॉप है। तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे हजारों केमिकल डाल के लोग देखते थे, यदि मार देता था तो उस केमिकल का क्या हो जाता, वो क्योर बन जाता था, ठीक। तब देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो लिखा पेनिसिलिन वाज डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फर्स्ट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलिनियम नोटाटम, मतलब ये पहली बार क्या किया गया था, पेनिसिलिनियम नोटाटम से हम क्या किए थे, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किए थे। अब देखिए भाई, जो पेनिसिलिन नोटाटम एक तरह के फंजाई है, फंगस मतलब समझते हैं जो मशरूम खाते हैं, मगर उस कैटेगरी में नहीं आता ये फंगस, ठीक, दूसरी कैटेगरी में आता है, मतलब फंगस ही है, ठीक, मतलब ये नॉन ईडिबल, खाने वाला योग्य नहीं है। तो इन्होंने क्या, जो पेट्री डिश रखा था, तो इनकी जो वर्कर थी, ठीक है, वर्कर थी, तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रेड था उसके ऊपर रख दिया और सामने वर्कस करके सब लोग निकल जाते हैं, तो ये ब्रेड हवा के कारण से आके इसमें पेट्री डिश में गिर गया। अब जब गिर गया, ठीक है, तो इसमें बताओ ये ब्रेड था तो इसमें मोल्ड लगे थे, कहते हैं काई लग गई है, ठीक है, इसमें सफेद सफेद लग जाता, हरा हरा, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये गिरने से पूरी बैक्टीरिया यहाँ से मर गए, तो कहीं भाई लगता है कुछ हुआ है, ठीक। तो इन्होंने कैमरा सेट किया, कैमरा मतलब देखें कहीं अच्छा ब्रेड गिरा था, तब कहीं अपनी जाओ वर्कर से पूरी बाजार में से लाओ तुम ब्रेड, सड़ा हुआ ब्रेड, कहीं यार पगला गई बका वैज्ञानिक हुआ, ठीक है, नहीं तो मगर ऑर्डर मानना पड़ता था। फिर वो गई लेकर आई, फिर उन्होंने क्या कर दिया, पेट्री डिश में जो रखा था फिर बार बार डाल के देखें, मर गए भाई, मिल गई, लावा यही बनावा, ठीक है। तो क्या कर दिया, फिर उसी से उन्होंने क्या कर दिया है, ठीक, पेनिसिलिनियम नोटाटम से उसका क्योर खोज दिया। तो पहली हमारी डिस्कवरी क्या हो गई है, पेनिसिलिनियम, ठीक, और किससे ऑब्टेन की गई, पेनिसिलिनियम नोटाटम एक तरह की फंजाई होती। बट इस समय हम क्या कर देते, इसी में पेनिसिलिनियम नोटाटम में म्यूटेंट करा दिए। जो सबसे ज्यादा यूज होता है तुम्हारे पास पेनिसिलिनियम, ठीक है, कायरोसोजेनम होता है, कायरोसोजेनम होता है जो इस टाइम यूज किया जाता है। क्योंकि देखिए अपडेट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने देखिए जीवन का सिद्धांत है, जीवन का सिद्धांत है, टाइम के अकॉर्डिंग अपने ढालेंगे नहीं तो आप खुद ही ढल जाएंगे, कहाँ, जमीन के अंदर, ठीक है। इसीलिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग खुद ढालिए, ठीक है। यदि छोड़ के चली गई है तो अपने को इतना स्ट्रांग बनाइए कि खुद ही आकर गए भैया नहीं दूसरा चीज़ बोले जी, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, तो पेनिसिलिन के बारे में ये होगा। अब इसके क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन देखिए इतने में फर्दर किया गया है 4 में, ठीक। तो इनके बारे में सोचिए, ठीक है, सुन लीजिए, और इसका ज़्यादा नहीं, एक एक दो एग्जाम्पल याद रखिए, बस काम खत्म। तो पेनिसिलिनियम जी, जिसे हम पेनिसिलिनियम जी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक, दूसरा क्या होगा, प्रोकेन पेनिसिलिनियम हो गया, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा है, एसिड रेसिस्टेंस पेनिसिलिन होता है, जिसमें क्या होता है, मेथिसिलिन आता है और नेफसिलिन आता है, और क्या हो जाता है, ठीक है, क्लोक्सासिलिन आता है और डाइक्लोसेक्जिलिन यानी सिलिन आता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में आता है पेनिसिलिन
विथ बीटा लैक्टस इनहिबिटर, मतलब ये बीटा सेल को इनहिबिट करते हैं, उसके बारे में कह रखा है। इसमें एमॉक्सासिलिन आते हैं और कैल्वो, ठीक है, कैल्वुलेनिक एसिड आते हैं। जैसे आप वो खरीदे होंगे, ठीक है, कैल्वाम 625, तो उसमें क्या होता है, एमॉक्सासिलिन पोटेशियम कल्वेट 625 होता है, एमॉक्सासिलिन 500 mg होता है, पोटेशियम जो कल्वेट होता है वो कितने होता है आपका, ठीक, 125 mg, थोड़ी 150 mg, 125 mg, तो ये 6 मिलकर 625 हो जाता है, ठीक। पेनिसिलिन इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। जो स्टेनिंग लेता है उसे ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेनिंग नहीं लेता उसे ग्राम निगेटिव बोला जाता है, ठीक। तो उसे भी क्या कर दिया जाता है, उस पर भी इफेक्टिव होता क्या, यानी क्या होता है, एम्पिसिलिन होता है, ठीक है, टेलमापिलिसिन होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें और यहाँ से रेसिस्टेंस मतलब तो समझेगा, ये इस पे पूछा जाता है भाई, इस पे याद रखना, इस पे पूछा गया था, ठीक। किसी दो रेसिस्टेंस पेनिसिलिन क्या तुम्हें क्या करने के लिए दो दवा का नाम बताना, तो इसे आप दवा, एक देखिए हमने पूरा क्यों नहीं लिखा, बुक में छापा रहता भाई, वहां से आप पढ़ लेना, इसलिए हम दो दो लिखे उस लिए जिससे आप थोड़ा थोड़ा क्या करें, आपको याद होते चले, ठीक। तो ये गो क्लासिफिकेशन। इंडिकेशन पे आ जाते हैं, मतलब किसका, यानी पेनिसिलिन का कहाँ आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसे इंडिकेशन मतलब उपयोग होता है, याद रखना, ठीक है। नहीं याद आता तो हिंदी लिखिए, कोई टेंशन नहीं कि नहीं हम बहुत अंग्रेज खान है तो इंग्लिश ये लिखेंगे, नहीं, आप आता हिंदी उर्दू कुछ भी गूंजिए, मगर आप समझिए, ठीक है, समझने के लिए। इसमें क्या हो जाता है, स्ट्रेपिक यानी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इसमें क्या आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन रहता है, तो उस पर्सन को एंटीबायोटिक मतलब जो पेनिसिलिन की कैटेगरी में दी जाती है, तो उन्हें बोला जाता है भैया 7 से 10 दिन तक आप एंटीबायोटिक चलाइएगा, बीच में मत छोड़िएगा, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस पेनिसिलिन हो जाएगा। तो लो भैया रेसिस्टेंस जहाँ हुआ तो तगड़ा तगड़ा एंटीबायोटिक चलाना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है, जो डॉक्टर एडवाइस करे कि भाई आपको यानी एंटीबायोटिक कितना दिन चलाना, तो उतना ही दिन चलाइए, कि नहीं हमारा ठीक नहीं हुआ तो 1.5-2 महीने चलाएं, ठीक है, नहीं वो उससे नहीं ठीक हो रहा तो थोड़ा सा डोज बढ़ा के या कॉम्बिनेशन बढ़ा के आपको तो वहीं पर 1-2 हफ्ते के अंदर ठीक कर सकता है, मगर वही खाएंगे कम महीने तो रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो 7 से 10 दिन तक चलाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, फेरिन, ठीक है, ये क्या होता है, फेरिंजाइटिस होता है, यानी उसमें यूज किया था, उपयोग किया था, फेरिंजाइटिस होता है, फेरिंजाइटिस फेरिंग्स वाला रीजन। फीवर में होता है इंडियो, ठीक है, इंडोकार्डिटिस होता है, इसके बारे में भी हम उपयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है। निमोनिया, ठीक है, यानी निमोनियोकोकल इन्फेक्शन में हम क्या यानी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी पर्सन को निमोनिया होगा, पेरिकार्डियल होगा, मेनिंजाइटिस होगा, तो इसमें यूज कर सकते हैं। सिफिलिस में पेनिसिलिन यूज कर सकते हैं, डायरिया में यानी पेनिसिलिन यूज कर सकते हैं, टिटनस में पेनिसिलिन, अब वो कैटेगरी यहाँ से आप चूज करेंगे जो डॉक्टर यूज करके बताने वाला है, ठीक है। फिर क्या हो जाते हैं हम, कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसे आप नहीं दे सकते हैं, यदि किसी पर्सन को एलर्जी है तो उसे आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्टेशन यानी क्या लिखा है, ठीक है, स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम, मतलब एक तरह का सिंड्रोम का नाम है, ठीक है, इसे आप पर्सन को नहीं दे सकते। कोई मदर लैक्टेशन में है तो उसे नहीं दे सकते, कोई पर्सन कार्डियक अरेस्ट है तो उसे नहीं दे सकते, लीवर डिजीज है तो उसे आप नहीं दे सकते। तो ये आप क्या कर सकते हैं, कार्डियक पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, लीवर पूरा सिरोसिस, किडनी, ऐसे भी तुम बता सकते हो कि ये सब नहीं दे सकते। अब डोज अपने अनुसार तुम अपना बना सकते हो, मगर पेनिसिलिन जी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है 0. ठीक, पेनिसिलिन इंजेक्शन के फॉर्म में आता है 0.5 से लेकर 5 माइक्रो यूनिट होती है जो आईवी दे सकते, मतलब इंट्रावेनस, और आईएम मतलब क्या होगा, इंट्रामस्कुलर भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड को देखते हैं। ठीक है, ये कह रखा डिटेल में तुम्हें बताना किसको, सल्फोनामाइड को, मतलब डिटेल में, पूरा डिटेल में बताना सल्फोनामाइड होता कहाँ भैया, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, डोज, खत्म भैया। ठीक, तो सल्फोनामाइड के बारे में सुनेंगे। सल्फोनामाइड के नाम सुने कभी? नहीं सुने होंगे। सल्फर नाम सुने कि नहीं भैया? यूँ नहीं सुने। एमाइड का नाम नहीं सुने भैया, कहाँ सुन ले बड़ा मर्दे। चलो कोई टेंशन नहीं, सुनेंगे। ठीक है, तो सल्फोनामाइड क्या होता है, देखिए सल्फोनामाइड वे द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट था। पहली बार एंटी माइक्रोबियल के तौर पे यूज किया गया था कौन? सल्फोनामाइड। पहली बार एंटीबायोटिक किसने की, यानी ठीक कौन थी? पेनिसिलिन थी, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा सल्फोनामाइड फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, दे आल्सो नोन एज सल्फा ड्रग। ये सल्फा ड्रग्स इसे भी बोल सकते हैं, यदि कहीं सल्फा ड्रग्स आए तो समझ लो सल्फोनामाइड की बात की जा रही है।
सल्फोनामाइड ग्रुप ऑफ द मैन मेड मेडिसिन होती है, कंटेन द सल्फो, ठीक है, सल्फोनामाइड ग्रुप मतलब क्या होता है, सल्फो प्लस एमाइड का एक ग्रुप होता है जिसे सल्फोनामाइड बोलते हैं, इस ग्रुप को कंटेन करता है, इसलिए इसे नाम से रख दिया गया सल्फोनामाइड। ज़्यादा सोचना नहीं है, सल्फोनामाइड सल्फोनामाइड ग्रुप पाया जाता है, सल्फोनामाइड हो गई, बस खत्म। सल्फोनामाइड आर द बैक्टीरियोस्टैटिक। देखिए आपका दो चीज होता है, एक तुम्हारे पास क्या होता है बैक्टीरियोसाइट हो, साइड यदि CIDE लगा रहा है तो समझ लो किल पूरी तरह से कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ऐसे सुनिए, हम पूरा लिखते हैं बैक्टीरियो, ठीक है, बैक्टीरियोसाइड ऐसे लिखा रहा है तो समझ लो बैक्टीरियो को पूरी तरह से क्या करेगा, किल करेगा। यदि मान लेते तुम्हें क्या लिखा रहा है बैक्टीरियो, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक लिखना है, ठीक है, यहां से क्या कर देंगे बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ये बैक्टीरिया को मार नहीं रहा, क्या केवल इनहिबिट कर रहा है, थोड़ा सा क्या कर रहा है, इनहिबिट करेगा, मतलब वो थोड़ी समय के लिए क्या कर देगा, बेहोश कर देगा, पूरी तरह से मारेगा नहीं। जैसे मान लेते कोई दो बंदे आ गए, ठीक, एक बोल दिया जाए ठीका लेंगे हम जान से इन्हें मार देंगे, एक से बोलेंगे भाई ज्यादा न मरिए, 5-6 थपड़ा मार दिए, हाथ गोड़ तोड़ दिए, बस काम खत्म। तो हाथ गोड़ तोड़ दे तो मारा भी नहीं है, ठीक है, मारा नहीं है तो मतलब अभी जिंदा है, स्टैटिक है, ठीक है। तो वही क्या होता है सल्फोनामाइड बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, मतलब ये पूरी तरह से किल नहीं करता, उन्हें हाथ गोड़ तोड़ के थोड़ा देर सप्रेस कर देता, तब तक हमारी इम्यूनिटी जाती है, तब तक हम बूस्ट कर जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो ये हो गया सल्फोनामाइड के बारे में। अब इसका क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, थोड़ा सा ट्रिक के साथ लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो मजा आएगा भैया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन, एक शॉर्ट एक्टिंग होता है, दूसरा इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग और स्पेशल पर्पज। मतलब स्पेशल पर्पज लास्ट में यूज किया जाता है भैया जब इन सबसे ट्रीटमेंट ना हो तो, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, देखिए शॉर्ट और एक्टिंग में, ठीक है, मीडियम, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और स्पेशल। अब इन्हें हमें क्या कर दिया, ट्रिक बना दिया, डीएम डम, यानी डीएम यस, ठीक है, दोबारा लिखे डम 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 यस, डम 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 यस, बस बोलिए डम 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 यस। डी से क्या होता है, देखो सल्फो आपको लिखना पड़ेगा, इसमें भी सल्फो, इसमें भी सल्फो, मोस्ट ऑफ द सल्फो आप छाप दीजिए, मोस्ट ऑफ द सल्फो छाप दिए, उसके बगल में जो चीज लिखना हो याद रखिए, सल्फो डियाजिन ये शॉर्ट एक्टिंग के अंतर्गत आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंतर्गत है सल्फो, और क्या लिखेंगे मेथो, ठीक है, मेथाक्साजोल छाप देंगे, काम खत्म, ठीक है, ये हो गया। फिर तुम्हारे पर लॉन्ग एक्टिंग में क्या आ जाता है सल्फो क्या होता है डॉक्सिन, यानी सल्फोडॉक्सिन होता है, सल्फोडॉक्सिन। और नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है सल्फा, ठीक, सल्फा मेथोजी पैरा, ठीक, पैराजीन होता है। और इसमें स्पेशल पर्पस ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या आ जाती है डी से तुम्हारे पास सल्फा सिल्वर डाइजीन आता है। यम से क्या होता है मेफनाइड होता, और यस से क्या होता है सल्फा सैलाजीन होता है, जो यहाँ से दे रखा है, ठीक। तो इस तरह से देखा तो हमने क्या कर दिया, इसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया। प्लीज इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नकल करने के लिए आपको, अब कहेंगे एग्जाम में कैसे नकल होगा जी, नहीं, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट के रखे रहेंगे, जैसे आप अपना उसकी फोटो देखते हैं कभी कभी याद में, तो उस तरह से कभी इसको भी देख लिया करिए, ठीक है। किसी तरह से मतलब याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया यानी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब यहां से इंडिकेशन मतलब किसे आप सल्फोनामाइड ड्रग्स यूज कर सकते हैं, तो पहला दे रखा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे रहेगा उन्हें आप यूज कर सकते हैं, वो भी कौन सा सल्फा मेथाक्सोजोल यूज कर सकते हैं, और ट्राइमेथॉक्सीप्रीम यूज कर सकते हैं। और कोहन डिजीज मतलब किसी पर्सन को कोहन डिजीज रहता है तो उसे भी ये क्या कर सकते हैं, सल्फोनामाइड के अंदर एक ड्रग्स आती है सल्फासैलाजीन आती है, ये यूज कर सकते हैं, ठीक। और ये क्या होता है किसी पर्सन को डायबिटीज हुआ तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं, मगर मोस्टली यूज नहीं किया जाता है, ग्लाइब्यूराइड होता है, और यानी क्या होता है टलबूटामाइड होता है, ये यूज कर सकते हैं। ग्वाइट, किसी को ग्वाइट हुआ, ग्वाइट मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, समझते होंगे भैया, 2023 के क्वेश्चन में 2000 फर्स्ट ईयर में यदि आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर तो पढ़वा के तभी सेकेंड ईयर में आए ना, ठीक। ग्वाइट क्या होगा 3 नंबर में पूछा गया था, ये आपका ज्वाइंट का एक डिजीज है। अब ये बताइए कहां पर यानी किस ज्वाइंट का डिजीज है, इसके बारे में प्लीज इसकी डिफिनेशन केवल आप लिख के दिखा दीजिए, या आप केवल हिंदी में लिख के दिखा दीजिए, कोई टेंशन। एक्चुअल ग्वाइट क्या होता है, ग्वाइटर नहीं ग्वाइट, ठीक है। ग्वाइट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं ठीक है, प्रोबेनिसाइड यूज करते हैं। किसी पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर है
तब भी आप क्या कर सकते हैं, क्लोरोथी यानी सल्फोनामाइड के एक अंदर ड्रग्स आती है जिसे क्लोरोथियाजाइड बोलते हैं, ये यूज कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड भी यूज कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें क्या कर सकते हैं, सल्फासेलाजीन यूज कर सकते हैं, ये सल्फामाइड के अंतर्गत आता है। अब कंट्राइंडिकेशन किसे आप नहीं यूज कर सकते हैं, कोई लेडी यदि प्रेग्नेंट है तो उन्हें यूज नहीं कर सकते, कोई यदि लैक्टेशन है मतलब बेबी को क्या कर देती है, मिल्क फीडिंग करा रही तो उसे भी आप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज कर सकते हैं मगर वो फिजिशियन जो रहेंगे वो एकदम से ठीक एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक, वो बताते हैं कि किस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव मतलब कोई पर्सन किसी दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तो वहां पर भी यूज नहीं कर सकते। डोज की बात की जाए तो आप प्लीज देखिए, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन मतलब एज पर रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, ओडी बीडी आप यूज कर सकते हैं, मगर आपको जो लगे ठीक है तो आप यदि कम डोज है तो बीडी कर देना, ज्यादा डोज है तो ओडी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सल्फा, ठीक है, सल्फा मेथाक्सोल जो क्या होता है 800 mg का होता है, तुम इसे ओडी कर दो, ठीक। और क्या होता है ट्राइमेथॉक्प्राइम होता है जो कितना होता है 160 mg, कम है तो इसे तुम बीडी बोल दो, ठीक है। सल्फ यानी क्या होता है सल्फोन, सल्फोन में 50 से लेकर 100 mg होता है, इसे भी तुम क्या कर दो, बीडी कर दो। तो ये एज पर फिजिशियन रिक्वायरमेंट कंसीडर करता है, ठीक है, कि इतना आपको डोज लेना ही लेना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सल्फोनामाइड को हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल कि जैसन सुचले रहली वैसन धनिया मोर बानी, सावर न गोर बानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, ट्यूबरकुलर मतलब टीबी का नाम सुने होंगे, देखने वाला टीबी नहीं भाई, कहते हैं गांव में ना झगड़ा वगड़ा होता तो कहते हैं भाई साहब तू टीबी आई जाइबा बेटा। गांव में जब झगड़ा वगड़ा होता तो औरतों का गाली सुनो तो अजब समझ लो लेवल वो दूसरा रहता है कि नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होती है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, क्या होता है ये भी फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या होता है ट्यूबरकुलर मतलब तुम समझो, इसे हम क्या करते हैं शॉर्ट में इसे हम टीबी लिखते हैं। एंटी मतलब क्या होती है, ऐसी दवा जो टीबी के अगेंस्ट वर्क करती है उसी को एंटर ट्यूबरकुलर एजेंट बोला जाता है या ड्रग्स बोला जाता है। दोबारा सुनिए, ऐसी दवा, ठीक है, ऐसी जो दवा जो क्या कर देती है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट वर्क करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं, ठीक, या ड्रग्स बोल सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा हम तेज बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि रात में देखा जाए तो 11:38 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें भी नींद आ रही है तो हम भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा रहे हैं तो इससे नींद को हम भगा सके और कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। हम बीच में सोचेंगे सर रफ्तार क्यों बोले, देखिए हम थोड़ा सा यदि लो करेंगे तो हमें थोड़ा सा सुस्ती आ जाएगी, थोड़ा सा नींद टाइप में लगेगी, मगर कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आप एक कमांडो हैं, ठीक है, आप एक कमांडो हैं। कमांडो का समझिए एक छोटा सा आपका भाई समझिए, गुरु तो बाद में है, ठीक है, भाई समझिए, ठीक, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो आपके इसीलिए हम थोड़ा सा रफ्तार और थोड़ा थोड़ा बीच में इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बार बार पानी पीने जाना पड़ रहा था। एक टॉपिक खत्म करने के बाद हम पानी पी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जर्नी नहीं रुकनी चाहिए चाहे जो हो जाए, ठीक है। जैसे अब हमारे कमांडो भाई क्या कर देते देश के, अब गोली चलना स्टार्ट हो गई, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, हमारे देश के जो सोल्जर रहते हैं लड़ते रहते हैं, उसी तरह से आप भी लड़ती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, का फर्क। एक ये महीना यदि आप अच्छे से वर्क कर लेंगे तो अपना काम बन जाने वाला है, ठीक है। तो यानी अब तो समझ गए होंगे ऐसी दवा जो टीबी के अगेंस्ट यूज की जाती है उसे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट या ड्रग्स बोल सकते हो, ठीक है। यदि कहीं ड्रग्स लिखा रहा तभी कोई टेंशन नहीं, एजेंट ड्रग बात एक ही होती है, ठीक। अब इसमें क्या लिखा डिफिनेशन लिखा, दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इज नोन एज एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। अब तो समझ गए होंगे ऐसी दवा जो टीबी के, ठीक है, यानी ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट वर्क किया जाता है उसे ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है उसी को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या एजेंट बोलते हैं, ठीक। लिखा है दो ड्रग्स विच आर वर्क अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस कॉल्ड एंटी ट्यूबरकुलोसिस। दोबारा वही लिख दिया गया, मतलब ये थोड़ा सा अगेंस्ट हुए, इसमें मतलब ऐसी दवा जो क्या कर देती टीबी के अगेंस्ट वर्क करती उसी को हम एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं या ड्रग्स बोलते हैं, ठीक। टीबी क्या होता है, टीबी कॉमनली इफेक्ट ऑफ द लंग्स, मोस्टली देखा जाए ये लंग्स को इफेक्ट करता है। जैसे गांव में सुने होंगे ना थोड़ा सा खांसी आती, कहते का हो टीबी आ गई लगा बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो चीजें हैं तो उसी को मोस्टली सबसे पहले अफेक्ट होता है हमारे पास
ये लंग्स, देखिए बोन भी टीबी हो सकती है, ठीक, ब्लड में टीबी हो सकती है, क्योंकि ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, मगर मोस्टली देखा जाए ये लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अदर बॉडी पार्ट, बोन को भी इफेक्ट करेगा, ब्लड को भी इफेक्ट कर सकता है, मगर मोस्टली देखा जाए लंग्स में होते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MBT बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोल देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, मगर शॉर्ट वोट नहीं याद रखना, क्योंकि ये हम जानते हो क्या, क्योंकि एक हम पर्चा पढ़े थे, ठीक है, पर्चा पढ़े थे, कोई पर्सन उनका वो हड्डी का ऑपरेशन होने वाला, तो एक जांच होता है, ठीक, इनकी बोन की क्वालिटी क्या है, तो उसमें भी टीबी का जांच था, तो उसमें लिखा था तुम्हारे पास MTB, ठीक है, नॉट डिटेक्ट, मतलब उनके जो ब्लड का सिंबल दिया गया था उसमें टीबी को डिटेक्ट नहीं किया गया, मतलब उन्हें टीबी नहीं थी, ठीक है। तो यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है, ठीक। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो फर्स्ट में मतलब चुटकियों में होने वाला, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स और न्यूअर ड्रग। न्यूअर ड्रग मतलब ऐसी ड्रग्स जो टेक्नोलॉजी थोड़ा हायर हो भैया, ठीक है, क्योंकि इस समय देखा जाए न्यूअर ड्रग्स यूज किया जाता है, ठीक। तो इसमें तुम्हारे पास आता है, अभी कभी देखे होंगे, ठीक है, जो किसी को टीबी की दवा चलती थोड़ी लंबी चलती है, और उन्हें जो टैबलेट दिया जाता है ऐसे दिया जाता है, और एक ही टैबलेट में ऐसे 3 दवा 4 दवा का कॉम्बिनेशन होता है। इसका नाम सुने होंगे AKT4, AKT-T, ठीक है, AKT3, AKT2, AKT4, ऐसा नाम सुने होंगे। तो ये मतलब 3 का कॉम्बिनेशन है, इसमें 4 का कॉम्बिनेशन है। AKT2 यदि रहेगा तो समझ लो 2, यदि केवल AKT रहेगा तो समझ लो वो सिंपल है, यानी अर्ली स्टेज में चलाया जाता है। तो ये अलग अलग तुम्हारे पास क्या होते हैं, नाम होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंतर्गत क्या ये किया जाता है, ठीक है, आयोनाइज यानी आयोजीड यच किया जाता है, और इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल रिफाम्पिन हो जाता है, रिफाम्पिन हो जाता है, और क्या हो जाता है, पैराजीनामाइड हो जाता है, और क्या होता है, इथेम्ब्यूटाल होता है। ये इसके एग्जाम्पल है फर्स्ट लाइन ड्रग्स का। आप केवल 2 याद रखिएगा, मेन ये रखिए और ये रखिए, जो आपको इजी लगे वो रखिए याद, मतलब 2 आपको लिखना ही लिखना है। सेकेंड लाइन ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, पैरा अमीनो सल्सिलिक एसिड आ जाते हैं, पैरा अमीनो सल्सिलिक एसिड आ जाते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, इथोमाबाइड होता है, इसमें भी था ना भाई, नहीं था, ठीक, इथो, ठीक है, इथायोनामाइड होता है, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, साइक्लोसेरिन हो जाएगा, साइक्लोसेरिन इसका एग्जाम्पल है, जो सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंतर्गत आती है। न्यूअर ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ठीक, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाते हैं, ओफ्लॉक्सासिन आ जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। ये हो गया, कभी कभी इन सबका कॉम्बिनेशन इस रूप में आ सकता है। प्लीज आप एक बार सर्च करिएगा, ठीक है, एक बार सर्च करिएगा, AKT2, AKT4, AKT3, AKT केवल यानी AKT ड्रग्स का नाम, यानी टैबलेट वहां पर लिखिएगा, उसका कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, वो भी आप छाप सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी और नेक्स्ट के बारे में चलते हैं इनका, ठीक है। तो इसमें दे रखा है इंडिकेशन, किसे आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक, सॉरी किसे उपयोग कर सकते हैं। इंडिकेशन मतलब क्या होगा, उपयोग करना, यानी किसी पर्सन को टीबी हुआ तो उसे आप तो यूज करवा करेंगे, क्योंकि एंटी ट्यूबरकुलस एजेंट है। अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, हम ये क्या कर सकते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में चला सकते हैं। इसके लिए आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, एक वैक्सीन आता है, एक वैक्सीन, उसका नाम बता सकते हैं, ठीक। चलिए, आप फर्स्ट ईयर का वीडियो भी हमने बना रखा है इम्यूनाइजेशन में, ठीक है। ये हम क्या बोलते हैं, चलो हम बोल देते हैं, ठीक। BCG का नाम सुने हैं कि नहीं। BCG क्या होती है, एक ऐसी वैक्सीन होती है जो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज की जाती है। अब प्लीज इसका फुल नेम आप देखें, लिख के दिखाएंगे कि है कि नहीं। BCG क्या होती है, टीबी के अगेंस्ट वर्क करने वाली एक दवा का नाम है, ठीक। दवा नहीं, इसे वैक्सीन के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका फुल नेम आप लिख के दिखाइए जरा भाना से, ठीक है। देखिए आप ये छोटे छोटे चीजें पकड़िए भाई, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन मतलब किसे आप नहीं उपयोग कर सकते टीबी की दवा, क्या हो जाती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो गए, ठीक है। इसमें कोई हाइपर सेंसिटिव है तो उसे आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। एक्यूट क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, एल्कोहलिज्म मतलब उनका लीवर कोई डैमेज है, किडनी डैमेज है तो आप नहीं यूज कर सकते हैं। एक्यूट लाइन डिजीज, ठीक है, एक्यूट लाइन डिजीज वो भी तुम यूज नहीं कर सकते। अब ये कहेंगे एक्यूट क्रोनिक एल्कोहलिज्म मतलब समझते हो, देखिए कोई बंदा यदि ज्यादा एल्कोहल लेके आता है तो उसे भी हॉस्पिटल से कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, प्रॉपर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके इसे पट्टी चेंज कर देना, दवा लगा देना, ब्लड को कम रोका जाता। जब उनका नशा खत्म हो जाता तब उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक। तो उन्हें भी आप नहीं दे सकते हैं। एक्यूट लाइन डिजीज मतलब एक्यूट लाइन डिजीज किसी को रहेगी तब भी आप ये ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। लैक्टेशन वुमेन मतलब क्या, लैक्टिंग वुमेन मतलब जो ऐसी
फीमेल जो किसी बेबी को, ठीक है, मिल्क फीड कराती है तो उसे भी आपको नहीं देना। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको नहीं देना है। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार कईयों दवा का यहाँ से आप नाम लिख सकते हैं। जैसे हम क्या लिख देते हैं, रिफार्म, ठीक है, यहाँ से क्या लिख देते हैं, रिफार्म पिन। अब इसका डोजिंग यहाँ से आप कर दीजिए। ठीक है, वो जो आप वहाँ पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बोले हैं, पैरा, ठीक है, जीनामाइड दे रहे थे, ठीक है, जीनामाइड, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, डोजिंग बना सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख दें भैया, साइक्लो, ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, साइक्लोसेरिन, इसका भी आप डोजिंग बना दीजिए। ठीक, और क्या बोले हैं आप, एजिथ्रोमाइसिन बोले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा लंग्स में है तो थोड़ा सा खांसी आएगी। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, इसमें अब इसकी डोजिंग आप कर दीजिए जो इतना है, जैसे ओडी बीडी क्या चलेगा, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, आप यहाँ से डोजिंग अपने अनुसार कर सकते हैं, इसलिए हम इसे नहीं लिखे थे। तो ये था, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस एजेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रखा है एंटी फंगल एजेंट, यानी एंटी फंगल ड्रग्स भी बोल सकते हैं। इसको पूरा फुल आपको क्या कर देना, डिफाइन करना है, यानी इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, इसका क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, डोजेज। अब डोजेज आप अपने खुद बनाइएगा भाई। ठीक है, अपने अनुसार एक दो बनाइए। ठीक है, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन में दवा का नाम याद होगा तो अपने अनुसार डोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वो ओडीबीडी कब चलेगा वो सब आप थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, थोड़ा सा गेस करिए भाई। ठीक है, देखिए अब यहां से क्या लिखा, एंटी फंगल ड्रग्स। अब एंटी फंगल मतलब फंगस होता, खजली हुई है कि नहीं। ठीक, जैसे दांत खाज खुजली की एक दवा जिसे हम जालिम रोशन बोलते हैं, इसका नाम तो सुने होंगे भाई, बस उस पे खूब ऐड लगा रहा था, ट्रेन पे खूब ऐड लगा रहा था। ठीक है, जालिम रोशन बड़ी तगड़ा दवा होती है, यदि बल लगाए होंगे तो समझ लीजिए, आप समझ जाए उसकी हालत। ठीक है, किसी पर्सन को यदि हुआ है तो खतरनाक टाइप में है। फंगस जिसे हम खजुली बोलते हैं, खजुली नहीं बोला जाता, उसे दाद बोला जाता है, जो खजुआने में बहुत मजा आता, कहीं रहे खबर खबर करेंगे। चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवा जो फंगस के अगेंस्ट वर्क करती है, उसी को हम एंटी फंगल ड्रग्स बोलते हैं। बस काम खत्म भैया। तो लिखेंगे परिभाषा में क्या लिखेंगे, दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगस इज नोन एज एंटी फंगल ड्रग। मतलब ऐसी ड्रग्स जो फंगस के ग्रोथ को क्या कर दे, रोक दे। ठीक है, फंगस के ग्रोथ को रोक दे, उसे हम एंटी फंगल ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या लिखा, दो सब्सटेंस या मेडिसिन वर्क अगेंस्ट द फंगस, मतलब ऐसी दवा जो क्या कर देती, फंगस के अगेंस्ट वर्क करती, उसी को हम एंटी फंगल ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, अब ये एंटी फंगल दो तरह के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया यानी एंटीबायोटिक होती है दो तरह के, एक एंटी, ठीक है, बैक्टीरियोसाइड होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। उसी तरह से फंगीसाइड होता है और एक फंगीस्टैटिक होती है। साइड में क्या वर्ड बोले, कहीं किल कर देगी, पूरी तरह से क्या कर देगी, किल कर देगी। स्टैटिक मतलब क्या करेंगे, ग्रोथ को थोड़ा समय के लिए स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास फंगीसाइड क्या होता है, पहले फंगीसाइड किल द फंगस, फंगस को पूरी तरह से क्या कर देगा, किल कर देगा, मतलब उन्हें डाई कर देगा। भैया नमस्ते, जा अपने रास्ते। ठीक है, मतलब उन्हें पूरी तरह से क्या कर देगी, मार देगी। अब फंग यानी फंगीस्टैटिक मतलब दो चार लात मार के कहेगा भैया अच्छा बेहोश पड़ गई ना, कहा अरे गाज फेंका था हो, चला भी होश पर छोड़ दे, चला जाता। ठीक, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक मार और के दो चार लाठी छोड़ देगी, मतलब उनके ग्रोथ को क्या कर देगी, रोक देगी। मतलब फिर ये करेगा जगा हुआ शेर, ठीक है, वो जगह नहीं मतलब कौन सा, घायल शेर। ठीक है, घायल शेर की तरह क्या करेगा, फिर अपनी कॉलोनी बनाएगा, फिर अटैक करेगा। तो ये सब मोस्टली नहीं चलाया जाता, ये बैक्टीरियोसाइडल जो होता पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता। मगर ये जो होता थोड़ा सा हाई लेवल पे होता, इसीलिए पहले बैक्टीरियोस्टैटिक चला के उसे ग्रोथ को स्टॉप कर दिया जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी थोड़ा सा डेवलप होकर उसे सप्रेस कर दे। एंटी फंगल एजेंट में तुम्हारे पास लोकल आते हैं, सिस्टमैटिक। लोकल मतलब जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, और सिस्टमैटिक मतलब क्या करेंगे, चाहे उन इंजेक्शन के जरिए आपके इंट्रावेनम में डाल दिया जाएगा, आईवी में डाल दिया जाएगा, चाहे आपको क्या कर दिया जाएगा, आईएम में डाल दिया जाएगा। ठीक, या ओरली दिया जाएगा, मतलब ये सिस्टमैटिक पे जा काम करेंगे, चाहे एब्जॉर्प्शन के जरिए, मगर ये लोकल स्किन पे लगा दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। अब हमसे मेन चीज क्लासिफिकेशन पूछा, तो क्लासिफिकेशन आप याद रखिए, और याद रखना यदि एंटी फंगल ड्रग्स कहीं भी है तो मोस्ट ऑफ द में तुम्हारे पास क्या लगेगा, तुम्हारे पास एजोल लगेगा। क्या लगेगा, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में एजोल लगेगा। ठीक, इसी से आप पकड़िए। जैसे पेंसिलिन में सिलीन लग रहा था कि नहीं, सल्फोनामाइड में थियाजाइड लग रहा था कि नहीं, वही चीजें यहाँ पर यदि आप एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ते हैं तो ओजोल यानी क्या, एजोल वर्ड लगाइएगा। तो इसमें तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन में तुम्हारे पास एंटीबायोटिक आते हैं।
ठीक है, एंटीमेटा यानी एंटीमेटाबोलाइट आते हैं, एजोल आते हैं, एलाई, ठीक है, एलालिमीन आते हैं, टॉपिकल एजेंट आते हैं। इतने तुम्हारे पास क्या हो गए, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, दोबारा सुनिए, अब एक एक के बारे में बता रहे हैं। देखिए, एंटीबायोटिक के अंतर्गत दो आते हैं, पोलीइलीन आते हैं और दूसरा तुम्हारे पास हेट्रोसाइक्लिल फ्यूरॉन आता है। इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाता है, पोलीलाइन में क्या हो जाता है, एम्फोटेरिसिन बी आता है और यहाँ से नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, निस्टाटीन आता है। निस्टाटीन इसका एग्जाम्पल है। हेट्रोसाइकल बेंजोफ्यूरान में आता है तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ठीक है, ग्लीसियोफ्यूलविन यानी फुलविन आता है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक, एंटी मेटाबोलाइट के अंतर्गत आता है तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, फ्लूसिस्टोसिन आता है। फ्लूसिस्ट यानी क्या होता है, साइटोसिन आता है। साइटोसिन लिख देना, काम खत्म। एजोल के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, एमिडाजोल आता है, ट्राइडजोल आता है। एमिडाजोल के अंदर तुम्हारे सुने होंगे कोट्रमाजोल, कीटोकोनाजोल और यानी ट्राइयाजोल के अंतर्गत आते हैं, फ्लूकनाजोल और इंट्राकेनाजोल के अंतर्गत इसके आते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो गए, ये ड्रग्स के नाम हो गए। ठीक, लास्ट में लिखा है एमाल, ठीक है, एलाइलमीन में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, टेरबिनाफिन आता है, टेरबिनाफिन आता है। और टॉपिकल एजेंट के अंतर्गत तुम्हारे पास ये आ जाता है, क्या आ जाता है, टेलना, ठीक है, टेलनाफेलेटेट आता है। और इसमें नेक्स्ट में आता है बेंजोइक एसिड और तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन आता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाए, मगर ये मोस्ट देखा जाए तो नहीं होता, साइक्लोस्पोरिन दूसरे में काम आता है। ठीक है, तो ये काम हो गया इनके बारे में। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा सा और इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक, इंडिकेशन कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो आप तो जान ही गए कि जिसे फंगस हुआ उसे आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, दीज आर ट्रीट द फंगल इन्फेक्शन, मतलब किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन कॉजेज हुआ तो उन्हें आप यूज कर सकते हैं। जैसे, ठीक है, क्या आप यूज कर सकते हैं, देखिए कैंडिडा, ठीक, कैंडिडा में यूज कर सकते हैं, ब्लास्टोमाइसिया में यूज कर सकते हैं, क्रिप्टोकोकस में यूज कर सकते हैं, एस्परजिलस में यूज कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हिस्टोप्लाज्मा में यूज कर सकते हैं। मतलब इन सब यानी डिजीज किसी पर्सन को रहे तो आप क्या कर सकते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन किसे आप नहीं दे सकते, किसी पर्सन को अवॉइड करना, किसको, एक्यूट तथा क्रोनिक रीनल डिजीज किसी पर्सन को रहे, रीनल डिजीज मतलब किडनी डिजीज है तो उन्हें अवॉइड करना, इस ड्रग्स को नहीं देना, एंटी फंगल ड्रग्स को। अवॉइड हेपेटिक डिजीज, किसी पर्सन को हेपेटिक डिजीज रहेगा तो उसे भी आपको अवॉइड करना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, उन दवा का नाम लिख के अपने अकॉर्डिंग डोजिंग बना सकते हैं। मेन लिख देते हैं हम। ठीक भाई, लाइट गई, ठीक, तब भी जनरली रुकने वाली नहीं है, थोड़ा सा है, चलेगी। ठीक है भाई, आजा। ठीक है, ब्लैक कितना कलुआ दिख रहे हैं जी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या लिख देते हैं, कोट्रमाजोल लिख देते हैं, कोट्रीमाजोल लिख देते हैं, इसका आप डोजिंग कर देना। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एक दो ड्रग्स का और नाम लिख देते हैं। ठीक है, कीटोकोनाजोल का नाम लिख देते हैं, कीटोकोनाजोल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है भैया, मैनेज करिएगा। ठीक है, अरे यार हम इतना मैनेज कर रहे हैं तो आप तो फ्लूकनाजोल के बारे में, ठीक है, इनके बारे में आप लिख दीजिएगा, ये इसका डोजिंग आप कर दीजिएगा। ठीक है, सिरप के बारे में करिएगा तो अप्लाई ऑन बोथ एट टाइम, ठीक है, एंड डे, मतलब एक डे में आप 2 बार यूज कर सकते हैं, ये सब थोड़ा सा लिख दीजिएगा। तो ये हो गया एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। ठीक, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एंटीवायरल ड्रग्स, 2 टॉपिक का और है, उसे देख लेते हैं भाई। एक एंटीवायरल ड्रग्स और एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी है, मगर उसे आप बाद में देखेंगे, ज़्यादा टाइम हो गया, लाइट भी चली गई। ठीक है, तो एंटीवायरल एजेंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, एंटीवायरल, वायरल मतलब क्या होता है, वायरस कहते हैं यार, वायरस। अभी वायरस के बारे में तो अच्छा जान रहे होंगे, जैसे कहते हैं कोरोना वायरस, उस पर गाना भी चल गया था है कि नहीं। ठीक, तो कोरोना वाले भोजपुरी वाले तो कुछ बना देंगे, है कि नहीं, मगर मज़ा भी आना आता, भोजपुरी गाना सुनने में थोड़ा सा मज़ा आता है। ठीक है, वो रोगिया वाला गाना नहीं जो दिल टूट जाए, वो वाला गाना नहीं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लगे कि दिल को लग रहा है, पुराना गाना सुनिए तो और खतरनाक लगता है। ठीक है, तो एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है, ठीक, ऐसी दवा जो वायरस के अगेंस्ट काम करते उसी को एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। दोबारा सुनिए परिभाषा, लिखा एन एजेंट विच वर्क अगेंस्ट द वायरल डिजीज, मतलब ऐसी दवा जो वायरल डिजीज के अगेंस्ट वर्क करते उसी को हम एंटीवायरल एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीवायरल एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, वायरस लिंक बिटवीन, अब वायरस क्या बोलेंगे, कहते हैं वायरस का होता हो, ठीक है, कहते हैं यार मोबाइलियम वायरस होगा, वो वाला वायरस नहीं। वायरस क्या होती है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब ये ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग। अब पूछेंगे कैसे, मान लेते हैं कोई आदमी यहाँ से है, ठीक है, और ये वायरस है। वायरस अब बताओ इसकी किसी
ऐसी किसी बॉडी के कंटेक्ट में नहीं गया तो हजारों साल ऐसे नॉन लिविंग रहेगा। किसी बॉडी के कंटेक्ट में जब आएगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, भन्न से लिविंग हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या माना जाता है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी जीव सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक, अब क्या होता है, वायरस डू नॉट हैव न्यूक्लियस, मतलब वायरस के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, वायरस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल मोस्टली क्या होता है, यस आरएनए और यस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता। ठीक, ये हो गया, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, मगर मोस्टली यही दोनों पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। वायरस फॉर ग्रोथ टू सुटेबल होस्ट रिक्वायरमेंट, अब होस्ट क्या होता है, मतलब देखिए इसके बारे में बताइए। जैसे वायरस को ग्रोथ करने के लिए किसी न किसी बॉडी यानी किसी की, हाँ भाई लाइट आ गई, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ठीक, मगर लाइट आने से कोई फायदा नहीं, ठीक है, मगर अभी पसीना ही पसीना है। ठीक है, क्योंकि पंखा यदि चलाया जाएगा थोड़ा सा वॉइस नॉइज करेगा तो आप कैप्चर कर जाएगा। ठीक, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये क्या तुम्हारे पास लिखे नाल, यहाँ पर कहाँ पर आ गया भाई, इसको लिए होस्ट चाहिए। होस्ट मतलब ये देखिए ये पड़ा हुआ था नॉन लिविंग, अब ये होस्ट मतलब किसी शरीर के ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, इसको होस्ट बना लेगा, मतलब जो भी ये चीज भोजन बनाएगा या आराम से बैठ के वायरस खाएगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, होस्ट की, यानी ग्रोथ करने के लिए किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कोरोना हो गया, कुर्सी पे है तो हाँ मल्टीपल नहीं कर सकता, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर करेगा तभी वो क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। तो ये हो गया एंटीवायरल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर लिखना बना के। जैसे देखो एंटीवायरल दिया, थोड़ा सा उसके बारे में लिख दिया, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लिख दिया, और जो आपको इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, यूज, यही सब लिख देंगे, काम अपना खत्म हो जाएगा। ठीक, थोड़ा बना के इसी तरह से थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के। ठीक, अब यहाँ से इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन में आते हैं एंटी यानी हर्पीस वायरस, क्या होते हैं, हर्पीस वायरस आते हैं। ठीक, हार्पिक नहीं हर्पीस बोला जाता है। एंटी रिट्रोवायरस, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। मतलब ये आपके ड्रग्स के नाम हो गए, इसके बारे में भाई दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ड्रग्स के नाम हो जाएंगे। इसमें तुम्हारे पास भाई क्या बॉलर कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर हो जाएंगे। एंटी हेपेरावायरस के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एसाइक्लोवीर, एसाइक्लोवीर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, और इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फेविपिरावीर हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंटी, ठीक दोबारा सुनिए, एंटी हेर्पिस वायरस के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ से एंटी, ठीक है, एंटी रिट्रोवायरस के अंतर्गत कौन से ड्रग्स आते हैं, ये दो में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तुम्हारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है, जिसे हम NRTI बोलते हैं। मतलब इतना बड़ा नहीं आता तो यही केवल फुल नेम नहीं, यही लिख दीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, ठीक है, जाइडो, ठीक है, जाइडोविडीन आते, जाइडोविडीन आते, इसका एग्जाम्पल है। नॉन न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, RTI, मतलब यहाँ से क्या करने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर यहाँ से छाप देना। इसमें तुम्हारे पास कौन सी ड्रग्स आती है, ठीक, इफावी, ठीक है, इफावी रेंज आता है, और क्या हो जाता है, डेलाविरिडीन आता है, इसके एग्जाम्पल है। यहाँ से आप इनहिबिटर, ये हो गया एक। ठीक, और लास्ट में तुम्हारे पास एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जो किसके अंतर, इसमें एग्जांपल क्या होगा, एमन, ठीक है, एमेंटाडीन होते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगी, रेवान, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेनाडिनिटीडीन हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसमें क्या आ जाते हैं, नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स के अंतर्गत ये आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, रिबाविरीन आते हैं, और क्या आ जाते हैं, लेमिवुडीन आते हैं, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके क्लासिफिकेशन का, एंटीवायरल एजेंट के बारे में। अब इसके इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन के बारे में चलते हैं। ठीक, तो इंडिकेशन मतलब किसको आप उपयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं, देखिए किसी पर्सन को ट्रीट करना है, क्या इन्फ्लुएंजा हुआ है, इन्फ्लुएंजा वायरस से हुआ, तो हम एंटीवायरल ड्रग्स उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है, उन्हें ट्रीट करने के लिए। भाई की हो रहा है, क्या हो रहा है सर, ठीक है, बेइज्जती करा रहे हैं भाई, ठीक है, सही हो जाए यार। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हर्पीस वायरस हो जाएगा, और साइट यानी साइटोमेगालो, ठीक है, साइटोमेगालो वायरस होता है, उसे ट्रीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एंटीवायरल। HIV इन्फेक्शन किसी पर्सन को होगा तो एंटीवायरल यानी ड्रग्स हम चला सकते हैं। हेपेटाइटिस यानी लीवर से डिजीज, यानी लीवर संबंधी डिजीज होता है, जो हेपेटाइटिस A, B, C ऐसे बहुत सारा होता, तो उन्हें भी ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में तुम्हारे पास कंट्राइंडिकेशन, निषेध, किसे आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई की हो रहा, ठीक, अब तो यार क्या करवा रहे हैं।
ठीक है। इसमें तुम्हारे पास कंट्राइंडिकेशन में तुम्हारे पास मान लेते किसी पर्सन को एलर्जी है ड्रग्स से, उसे आप नहीं दे सकते हैं। किसी पर्सन को रीनल यानी इंपेयरमेंट हुआ है, मतलब इन रीनल संबंधित डिजीज है, तो उसे यानी नहीं दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, लैक्टेशन में नहीं दे सकते हैं। किसी पर्सन का लीवर डिजीज है तो उसे भी आप नहीं दे सकते। तो ये हो गया किसके बारे में, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक, तो एंटीवायरल ड्रग्स हमने कवर किया। नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन पे हम चलते हैं। ठीक है, ठीक, तो हमसे यहाँ से पूछ दिया एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होता है। एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में इसे शॉर्ट में समझते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और क्लासिफिकेशन, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके वीडियो भी ऑफ कर दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, अब ऐसे ऐसे छोटी छोटी प्रयासें रहेगी भाई, मगर आपको थोड़ा सा मज़ेदार, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक, एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होती है, दो ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया इज नोन एज एंटी मलेरियल ड्रग्स। मतलब ऐसी दवा जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है या सही करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, अब मलेरिया वर्ड देखो दो शब्दों से मिलकर बना होता। पहला देखा तुम्हारे पास क्या होता, मल, मल मतलब बैड होता, एरिया मतलब एयर होता। ठीक, मतलब पहले माना जाता था ये कि ये तुम्हारे पास जो खराब एयर के कारण से होता, मगर फिर बाद में चला ये कि इसका काजेटिव एजेंट के बारे में। तो इसका कईयों तुम्हारे पास काजेटिव एजेंट है, मगर यहाँ से हमने क्या कर दिया, 4-5 लिख दिया। एक प्लाज्मोडियम की परिवार से आते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम लेराई होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है, प्लाज्मोडियम ओवल होता है। ये इसके तुम्हारे पास क्या हो गए, काजेटिव एजेंट के बारे में हो गए। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एंटी मलेरियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इसका क्लासिफिकेशन देख के आपका खत्म कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके सामने इसका क्लासिफिकेशन है एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। तो ट्रिक में हमने क्या बना दिया है, बैंक से डांसा सल्फोनामाइड, यानी बैंक वाले थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, डांस सल्फोनामाइड से करा दिया। क्योंकि बैंक वाले क्या कर देते, काउंटर नंबर 1 पे जा, भैया आधार कार्ड तो नहीं करेगा, KYC करेगा, भाई हमारे काउंटर 3 पे जा, तो वहाँ से भगाएंगे, कहेंगे काउंटर 4 पे दा। फिर इतना दौड़ते दौड़ते 1-2 घंटा थक जाएंगे, तो कहेंगे भाई हमारे इंटरवल होगा, इंटरवल के बाद 2 बजे या 3 बजे जाएंगे, भाई अब खत्म, बिहान है। ठीक है, तो ये कह देते वही कर यानी बैंक से, ठीक है, डांस सल्फोनामाइड हमने ट्रिक बना दिया। अब इसमें क्या होती है एंटी मलेरियल ड्रग्स का, ये तुम्हारे पास ये है एग्जाम्पल, आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले तुम्हारे पास हमने ये टोटल 12 हैं, टोटल 12 हैं। ठीक है, आप जितना हो सके उतना याद रखिए। पहले बी से तुम्हारे पास क्या हो गया, बीगुन, ठीक है, बीगाना, ठीक, क्या लिख दिया, बीगुनाइड लिख दिया, बीगुनाइड लिख दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक, प्रोग्यू, ठीक है, प्रोग्यूनील हो जाएगा। और दूसरा दूसरा ए से क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में क्या होती है, डॉक्सीसाइक्लिन आता है, क्लिंडामाइसिन, इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट दवा ये है एंटीबायोटिक के तौर पे। ठीक है, यन से तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, नेफ्टेरिडीन हो जाती है, नेफ्टेरिडीन हो जाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पायरो, ठीक है, पायरोनिरिडीन आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यू से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू से क्या हो जाएगा, क्यूनोलिन मेथानोल, नहीं मेथानॉल होता है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मीफियोक्यूनिन होता है, मीफियोक्यूनिन इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, ई से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ससिक्यूटेरिपीन लैक्टोन होता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ से नीचे दे रखा, क्या दे रखा है, आर्टिस्यूनेट दे रखा है, आरटी, ठीक है, आरटी मेथर दे रखा है, आरटी ईथर दे रखा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। 5वां तक ये हो गया। 6वां में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ये डाई, ठीक है, डाई अमीनो, ठीक, डाई अमीनो पिरामिडीन, यानी पिरामिडीन, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, ठीक है, ठीक है, पेरामीथियोनियमाइन आ जाता है। ठीक, और ए से तुम्हारे पास अमीनो, ठीक है, एल्कोहल आ जाता है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, हेलोफेंट्रीन आता है। और इसे एग्जाम्पल नेक्स्ट में तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ठीक है, ल्यूमफेंटीरिन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल ये हो गया। 8वें में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, नेप्था, ठीक है, नेप्थोक्यूनॉन आता है, नेप्थोक्यूनॉन भाई दिख ही नहीं रहा यार रखता। ठीक है, नेप्थोक्यूनॉन में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एटोरवाक्यूओन हो जाता है, एटोरवाक्यूओन हो जाता है। ठीक, और क्या हो जाता है, कल्चिकोमा, ठीक है, लिखा है सिंकोना एल्को, ठीक, एल्कोलाइड दे रखा, जिसे हम क्यूनिन बोलते हैं, क्यूनिन, और तुम्हारे पास क्यूनिडीन, ये भी तुम्हारे ज़्यादा यूज होता है इसके बारे में। ठीक है, ये छाल से, क्यूनिन एक पेड़ का नाम हो तो उससे छाल से प्राप्त किया जाता है। ए से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अमीनो क्यूनिन हो जाता है, 4 अमीनो क्यूनिन आ जाता है, इसमें क्या हो जाता है, क्लोरोक्यूनिन, और क्या हो जाएगा, पिपरा, ठीक है, पिपरा क्यूनिन के अंतर्गत आता है। ठीक, ए से तुम्हारे पास क्या हो जाता है, 8 अमीनो क्यूनोलिन आ जाता है, क्यूनोलिन के अंदर क्या आ जाता है,
पेरीमाक्यूनिन आ जाता है और क्या हो जाता है, टेफ्रोक्यूनिन आ जाता है। ठीक, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, यानी क्या हो जाता है, Cu से क्या हो जाता है, Cu से क्या हो जाता है, सल्फोनामाइड होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, सल्फोडॉक्सीन हो जाता है और सल्फामेथॉक्सीन हो जाता है। तो ये इसके यानी क्लासिफिकेशन थे। तो एंटी मलेरियल के ड्रग्स की आपको क्या होगा, यहाँ से एक बार देख सकते हैं, इतना हो गया यहाँ से। ठीक, तो ये 10 हमने 15 क्या कर दिया, विथ एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से देखा जाए तो हमने जो भी क्वेश्चन था मेरे भाई लगभग हमने क्या कर दिया, कवर अप किया। जो हमारे सका हो सका था उतना हमने क्या कर दिया, यहाँ सकते कि ठीक है कवर अप किया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।